through thousands of years. India has seen lots of ups and downs in the history you might have gone through. Different invaders have attacked India, but even then India survived. Do you know why? India could survive only because of its education system and its economy. Imparting education has been mainstay of the people. It has been part, or it has been main concern for the people, that we have to impart education, and not only of shastras but shastras as well. हमारे देश में सिर्फ शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी गई, शस्त्रों की भी दी गई। जिस व्यक्ति को शास्त्रों के बारे में पता था, उनको शस्त्रों के बारे में भी पता था। आपने रामायण में, महाभारत में, या किसी और उसमें नाटक में देखा होगा, या कोई और एपिक जब टीवी पे आता है उसको देखा होगा आपने। देखा है या नहीं देखा है? यस आपने सर। रामायण में देखा होगा, महाभारत में देखा होगा कि जो गुरु आचार्य आचार्य थे, गुरु थे, चाहे वो द्रोणाचार्य रहे हो, चाहे कृपाचार्य रहे हो, चाहे कोई और रहे हो, विश्वामित्र रहे हो, ये सिर्फ शास्त्रों में ही पारंगत नहीं थे, शस्त्रों में भी पारंगत थे। वो साइंटिस्ट भी थे। वहां एक से एक मिसाइल्स बनती थी, एक से एक हथियार बनते थे। आपने देखा होगा, आजादी से पहले तक भी हमारे देश में गुरुकुल व्यवस्था थी। ये गुरुकुल क्या थे? गुरुकुल में बच्चों को, जिस एरिया का गुरुकुल था वहाँ की लोकल लैंग्वेज, संस्कृत, सबकी भाषा थी, संस्कृत सब लोग बोलते थे। उसके अलावा लोगों का व्यायाम, धर्म, कर्म, कांड, सबकी शिक्षा मिलती थी। सभी लोग संध्या हवन करते थे, सभी लोग व्यायाम करते थे, योगा करते थे, खेती करते थे, पढ़ाई करते थे। तो ये एक बहुत इंटीग्रल पार्ट था हमारी जिंदगी का। लेकिन जब से अंग्रेज आए, लॉर्ड मैकाले ने जो है वो अंग्रेजी व्यवस्था शुरू की, अंग्रेजी शिक्षा शुरू की। उस अंग्रेजी शिक्षा का मकसद एक ही था कि उनको हमारे देश से क्लर्क चाहिए थे, जो उनके कामकाज को देख सकें। और उन्होंने वो क्लर्क बनाने शुरू किए। उसी के हिसाब से उन्होंने अपना सिलेबस या करिकुलम डिजाइन किया, और हम वही सालों साल वही पढ़ते रहे। कम से कम 1968 तक तो पढ़ते रहे। उसके बाद कई सारे कमीशन बैठे, चाहे कोठारी कमीशन हो या बाद में दूसरे कमीशन रहे हो। दूसरे जो अभी रिसेंटली जो रहे उनका नाम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आ, क्या नाम था उनका? शायद मैंने कहीं लिखा भी था। एक सेकंड, मैंने कहीं लिखा था, उनका नाम क्या था? मिस्टर कस्तूरी रंजन, सॉरी, मिस्टर कस्तूरी रंजन। ठीक है, जो इस टीम के हेड रहे हैं अब। तो कितने सारे लोगों ने प्रयास किए बीच बीच में कि स्थिति को बदला जाए, एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही है किसी देश का जो उस देश को बना सकता है, बिगाड़ सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमिक और सामाजिक व्यवस्था अच्छी हो, तो उसके लिए अच्छी शिक्षा का होना जरूरी है। 1968 में हमारे देश में शिक्षा में एक बदलाव लाया गया। उसके बाद काफी सालों के बाद 1986 में लाया गया। 1986 में जो बदलाव लाया गया, 1986 में हमारे यहाँ पे 10+2 की सिस्टम जो है शुरू हुई। उससे पहले हमारे यहाँ सिस्टम था 10+1+3। मतलब 10th के बाद प्रेप करते थे, प्रेप के बाद ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। लेकिन 1986 से ही हमारे यहाँ 10+2 शुरू हो गया, क्योंकि मैं भी उसी का पार्ट बना। मैं भी फंसा था उसमें। हमारे टाइम से शुरू हुआ था। हमारा एक साल एक्स्ट्रा लगा था ग्रेजुएशन में। तो 86 में जो है नई शिक्षा लाई गई, जिसमें 10+ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। मकसद यही था कि बच्चों को जो 11th में एक साल पढ़ते थे बच्चे, उसको 2 साल पढ़ाया जाए और उनको नींव को और अच्छा किया जाए। साथ ही साथ थोड़ा सा डिले किया जाए। डिले करने से मतलब ये था कि ग्रेजुएशन एक साल बाद होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको कुछ हद तक टाला जा सकता है, एक साल तक। और वो हर साल होगा। जहाँ बच्चे 4-4 साल में ग्रेजुएशन करके आ रहे थे, वो 5-5 साल में आएंगे। तो थोड़ा सा डिले किया जाएगा, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन बच्चों को ज्यादा दी जाएगी। दैट वाज द मोटो। इस नई जो शिक्षा पद्धति है, इस नई शिक्षा पद्धति में कई सारे बदलाव आए हैं। जैसे पहला बदलाव तो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया गया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जगह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और जो हमारा 10+2 का सिस्टम था, उसको 10+2 के सिस्टम को हटा के अब जो नया सिस्टम आएगा 2022-23 में, वो आएगा 5+3+3+4। कितने हो गए? 5, 8, 11 और 4, 15। ठीक है, 15 साल, इसमें भी 15 साल लगते हैं। इसमें भी 10+2+3
इसमें जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, ग्रेजुएशन की बात अगर करते हैं, तो ग्रेजुएशन का में कितने साल लगते हैं? मैं बीच बीच में लिखता चलूंगा इसे भाई। ये 10+2 है, प्लस 3 साल ग्रेजुएशन, तो कितने हो गए? 15 ईयर्स। यहाँ भी 15 लग रहे हैं, यहाँ भी 15 लग रहे हैं। तो टाइम में कोई चेंज नहीं आया है, टाइम वही है। दूसरा जो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो स्ट्रीम सिस्टम है वो खत्म हो गया है, ये हो जाएगा। इसमें बल्कि मल्टी एंट्री सिस्टम होगा, मल्टी एग्जिट सिस्टम होगा। कभी भी आओ, कभी भी जाओ, जब मर्जी आओ, एजुकेशन शुरू करो, जब मर्जी छोड़ के चले जाओ। फिर 2 महीने बाद, 6 सॉरी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद मन किया फिर लौट के आ जाओ। फिर आप वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा था। समझ रहे हो? वहीं से आप शुरू कर सकते हैं जहां से आपने छोड़ा था। बिल्कुल आपकी वीडियो की तरह है। आप वीडियो को पॉज करके चले जाएं बाजार में, बाजार में घूम फिर के आए, फिर से आप आगे ऑन कर लें। बिल्कुल वैसे ही है। तो जहां आप एजुकेशन को छोड़ेंगे वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस न्यू पॉलिसी। पहले क्या था? पहले ये होता था कि अगर कोई बच्चा बीच में छोड़ देगा, तो नया सिस्टम जब आएगा तो नए सिस्टम के हिसाब से उसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। अभी अभी तक जो ये सिस्टम है, उस सिस्टम में क्या है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यू आर इन बीए सेकंड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीकॉम सेकंड ईयर, इफ यू लीव द स्टडी इन बिटवीन एंड यू वांट टू ज्वाइन द स्टडीज आफ्टर 2-3 years, you will not be allowed to join BSc second year. Rather, you will have to start again, or you will have to request to the vice chancellor, and then only you will be allowed. It depends on the, you can say, discretionary power of VC, whether he or she allows you or not. But you can't demand for it. Okay, so it's all up to him or her, not up to you. But in new system, but in new system, you will be allowed to join the course anytime, as well as you can leave it anytime. आपको लगता है कि आपको जो है बीच में जॉब जो है जरूरी है, तो आप जॉब लेने चले जाएं। स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। Yes, sir. यस सर। हाँ। हाँ, तो बीच में जॉब करने चले जाएं, फिर आपको लगा अब मेरे पास काफ़ी पैसे आ गए हैं, प्रमोशन के लिए मुझे एक हायर डिग्री चाहिए। आप चाहें तो जॉब से 2 साल की छुट्टी लें और फिर आके अपना एजुकेशन ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी होगी। ये आपके लिए एक एडवांटेज है। मल्टी एंट्री सिस्टम है, मल्टी एग्जिट सिस्टम है। ठीक है। और इसमें क्या क्या है, जैसे 10+2 में का जो सिस्टम था, वहाँ हमारी स्टार्टिंग होती थी 6 साल पे। 6 साल पे स्टार्टिंग होती थी। 6 साल पे कैसे? पहले आप जाते थे स्कूल में, एलकेजी, नर्सरी, सॉरी नर्सरी, देन एलकेजी, फिर यूकेजी, है ना? तो 3 साल का एलकेजी में गया, 4 साल का यूकेजी में आया, 5 साल का उसमें, सॉरी नर्सरी में 3 साल, एलकेजी 4 साल, यूकेजी 5 साल, फिर आप फर्स्ट में आते थे, 6 साल का हो गए। अब उसमें एंट्री आपकी 3 साल से ही है। अगर हम नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 की भी बात करें, आपने देख पढ़ा होगा 9th क्लास में, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, तो उसके हिसाब से 8 to 14 years इट वाज कंपलसरी एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन। नाउ इट इज चेंज फ्रॉम 8 to 14 टू 3 to 18। अभी 3 से 18 साल हो गई है, मतलब हो जाएगी 2022 में। 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा और 18 साल तक बच्चा 12th पास करेगा, एंड इट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब तक क्या चलता रहा है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है 12th तक की एजुकेशन देना, खासकर स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो कहां तक की है? दैट इज अप टू 10+2। आपने देखा होगा, यू पास आउट योर 12th क्लास फ्रॉम स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड से पास करते हैं। एंड इवन इफ यू आर पार्ट ऑफ सीबीएसई, दैट इज दैट इज ऑल्सो थ्रू द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मेरी बात समझ रहे हो? आप जो 12th में पढ़ रहे हैं, ये 12th में आप सीबीएसई जो बोर्ड पढ़ रहे हैं, बोर्ड आपका अलग है, लेकिन ये काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। इसलिए आपके यहाँ जो भी छुट्टी होती है, कोई नियम लागू होता है, उसको DIOS का आदेश आता है, उसको आपको फॉलो करना होता है। क्योंकि 12th तक की जो एजुकेशन है, दैट इज स्टेट सब्जेक्ट। यू आई होप यू नो दैट इट इज पार्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, है ना? एक 3 लिस्ट होती है ना, तो उसमें जो कंकरेंट लिस्ट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। 12th तक का काम है स्टेट गवर्नमेंट का, 12th के बाद काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आपने देखा होगा 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं, एंड यूनिवर्सिटी इज पार्ट ऑफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नीति आयोग। ठीक है।
सॉरी, ये क्या बोलते हैं उसको, कुछ और नाम लिया ना उसको, नीति आयोग तो प्लानिंग कमीशन हो गया। चलिए छोड़िए। 10th+2 तक की जो वैल्यू एजुकेशन है वो आपको देगा स्कूल, सॉरी स्टेट बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आप जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आप ग्रेजुएशन करेंगे किसी यूनिवर्सिटी से करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ठीक है, और 12th जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो आप चाहे यूपी बोर्ड से पढ़े, चाहे पंजाब बोर्ड से पढ़े, चाहे हरियाणा बोर्ड से पढ़े, छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़े, या सीबीएसई से पढ़े, ठीक है, दैट डजेंट मैटर। लेकिन अब ये जो नई जो स्कीम आएगी उसमें पूरी की पूरी जो एजुकेशन है, मतलब 3 से लेके 18 तक, ये भी पूरी पूरी एजुकेशन वैसे ही रहेगी जैसे है। लेकिन इसमें एक चेंज आएगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे वो क्या चेंज आएगा। थोड़ा सा हिंट दे दूं कि सारी की सारी पॉलिसी सेंटर बनाएगा। मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल जाऊं तो। ठीक है, चलिए आगे चलें। यस सर। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके, कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो 3 साल के 4 साल के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, है ना। बीच बीच में कुछ कुछ कमियां भी डिस्कस करेंगे कि 3 साल का बच्चा तो आंगनवाड़ी में भी जाता है ना। आपने देखा गांव देहात में लोग, या जो ईडब्ल्यूएस एरियाज होते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो एरियाज होते हैं, वहाँ पे आंगनवाड़ी होती हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, जिसमें आशा वर्कर भी बोलते हैं, वो वहाँ पढ़ाती हैं। सो दे माइट नॉट बी दैट मच इक्विप्ड एज डिजायर्ड, लेकिन हो सकता है बाद में उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाए। एनीवे, तो एक डेफिनेशन है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है। सिंपली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 शेयर्स आइडियाज टू रिवैम्प एजुकेशन, टीचिंग एंड असेसमेंट सिस्टम। तीनों, एजुकेशन का सिस्टम भी रिवैम्प करना है, रिवाइज करना है, टीचिंग का सिस्टम रिवाइज करना है, और असेसमेंट का सिस्टम रिवाइज करना है। तीनों कोर एरियाज हैं दैट विल बी टच्ड बाय दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। Okay, and this new education policy will be understood through 6 topics. Number one, school education. Number two, language. Then higher education. Number four, technology. Number five, finance. And number six, its implementation. For the ease of discussion, we'll be discussing point one or 2 point together. Like in first phase, we'll be discussing education as well as language together. क्योंकि दोनों का बहुत कनेक्शन है, तो हम दोनों को साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। अब तक तो एक तरह से हमारा जो इंट्रोडक्शन था। नाउ 5+3+3+4, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब आप ये मत समझ लेना कि सर 10th के बाद 5 साल पढ़ना पड़ेगा, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 5 साल, 4 साल। नो, एक्चुअली 5+3+3+4 मीन्स number of years you have to live in the school, you have to study in the school. The whole lot part of your study, or the whole study up to 12th class, is divided into 4 parts. हम जो स्कूल जाने से लेके 12th तक जो पढ़ते हैं, वट एवर वी स्टडी, इज डिवाइडेड इंटू 4 मेन पार्ट्स। पहला पार्ट है फाउंडेशन। पहला पार्ट क्या है? फाउंडेशन। रेड पेन से मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, नो एग्जाम, एंड दिस विल गो अप टू 5 years. द चाइल्ड विल एंटर द स्कूल एट द एज ऑफ 3, एट द एज ऑफ 3। ठीक है, 3 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा और 5 साल फिर वहां पढ़ेगा, मतलब 8 साल तक फाउंडेशन में। फाउंडेशन में क्या करेगा वो? फर्स्ट 3 years प्ले, प्ले, प्ले एंड प्ले, 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 प्ले एंड प्ले, रेज टू पावर इंफिनिटी। समझ गए? फॉर फर्स्ट 3 years मीन्स अप टू द एज ऑफ 6 years, अप टू द एज ऑफ 6 years। 3 साल ये हो गया ना, और 3 साल का बच्चा स्कूल में जाएगा ही जाएगा। कितने हो गए? 6 years। Up to the age of 6 years, the child will do nothing in the school. He or she will only play different games. He will play with the colors. He will play with the clay. He will play with the dust. He will play with the trees. He will play with the grass, bushes, with each other. He will go on seesaw, on swing, merry-go-round, whatever he wants to do. Every school in the country will be provided with the basic things which are required for playing. चाहे वो घोड़े पे झूलना है, या पालने में झूलना है, या वो छोटी सी साइकिल चलानी है, या आपको बॉल्स देनी है, या आपको मिट्टी में खेलना है, क्ले से कुछ बनाना चाहते हैं,
पेंटिंग करना चाहते हैं, रेत से कुछ बनाना चाहते हैं, मिट्टी का खिलौना बनाना चाहते हैं, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द स्कूल एंड द चिल्ड्रन विल डू नथिंग अप टू 6 years ऑफ एज, दैट इज इन फर्स्ट 3 years ऑफ देयर स्टडी। 3 साल कुछ नहीं करना है। एंड नो ड्रेस कोड विल बी देयर फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट। दे विल डू एनीथिंग वट एवर दे वॉन्ट, दे विल वियर वट एवर दे वॉन्ट। कुछ भी पहन के जाए, कुछ मतलब जो घर में कपड़े पहन, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं कि बरमूडा और बनियान पहन के चला जाएगा। जो एक नॉर्मल ड्रेस घर में पहनते हैं बच्चा, ठीक है, थोड़ी सी ठीक ठाक सी लगे, उसको पहन के बच्चा स्कूल जा सकता है। और वहां जाकर 3 साल खूब खेले। मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो बच्चा स्कूल जाने से डरता है वो डरे ना, उसको ये हो बस स्कूल में जाके खेलूंगा। एंड टीचर्स विल आल्सो बी ट्रेन्ड to teach the students or to let the students play in their own way, and they will teach them how to play, they will play with them। टीचर भी सिखाएंगे कैसे खेलना, और खुद भी खेलेंगे उनके साथ में, खुद भी मिट्टी से खेलेंगे, खुद भी पेंटिंग बनाएंगे, बच्चा ही बना रहा होगा, टीचर भी बना रहे होंगे। इस तरीके से टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब कि धीमन सर भी पेंटिंग बना रहा है, धीमन सर भी मिट्टी में लेट रहे हैं, बच्चा भी लेट रहा है। धीमन सर घोड़ा बन के बैठे हैं, बच्चे खेत कूद रहे हैं ऊपर से, जैसे घर में मम्मी पापा के साथ खेलते हैं। बिल्कुल वही माहौल दिया जाएगा, जैसे घर पे पापा मम्मी के साथ खेलते हैं, पापा घोड़े बन रहे हैं, बच्चा जो है पापा की पीठ पे बैठा हुआ है, चल मेरे घोड़े टक 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 कर रहा है, तो बच्चा वही करेगा स्कूल में जाएगा। और टीचर कहेगा हाँ बेटा कोई बात नहीं कर। समझ गए? गॉट इट और नॉट? से यस सर। यस और नो? Yes, sir. अच्छा रहेगा ना वैसे ये? यस सर। कि 3 साल कोई बैग लेके जाना नहीं, कुछ लेके जाना नहीं, बस टिफिन ले जाओ, ले जाना तो ले जाओ, नहीं तो स्कूल से पता लगे, स्कूल से खाना वाना भी मिल जाए, और 3 साल खूब में मस्ती लो। 3 साल कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ नहीं सीखना है, बस यही सीखना है। और ये सीखना भी कम नहीं है बेटा, सबसे बड़ा सीखना तो जिंदगी का यही है। जहां आपके पास घर पे पड़ोस में अड़ोस में 2 बच्चे मिलते हैं खेलने के लिए, या एक बच्चा मिलता है, कभी कभी किसी कोई बच्चा खेलने को नहीं मिलता, उसको यहाँ 20-30 बच्चे मिलेंगे खेलने के लिए। कितनी बड़ी बात है ये। क्या किसी बच्चे में डिप्रेशन होगा? क्या किसी बच्चे में एकाकीपन होगा? क्या किसी बच्चे में कोई हेजिटेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। अभी भी आप स्कूल में देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे तो कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं, उनको हेजिटेशन होती है कि वो बच्चा घर पे अकेला है, अकेला बच्चा माँ बाप का, कोई खेलने वाला नहीं, अड़ोसी पड़ोसी नहीं है। और अड़ोसी पड़ोसी बाई चांस कुछ ऐसे हैं जो शायद बहुत अच्छे नहीं है। समझ रहे हो? तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अच्छा है कि बच्चा जो आनंद लेगा वहां खेल के सब बच्चों के साथ में। समझ रहे हो? तो बच्चा अकेला नहीं रहा, वहां पे और बच्चे भी होंगे साथ में उसके। और उसके बाद क्या करेगा फिर वो, जब वो 6 साल का हो जाएगा, जब वो 7 और 8 साल का रहेगा, तब उसको क्लास 1 और 2 में प्रमोट किया जाएगा। 7 साल के बच्चे को क्लास 1 में और 8 साल के बच्चे को क्लास 2 में प्रमोट किया जाएगा। उसको पता नहीं होगा तू कौन सी क्लास में हो गया, कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई टेस्टिंग नहीं होगी। समझ रहे हो? बस खेलते खेलते पता लगा बेटा अच्छा तो यहाँ से यहाँ खेलते क्यों, तू क्लास 1 में चला गया, अच्छा ठीक है, क्लास 1 वाले ग्रुप में चला गया, फिर 2 वाले में चला गया। कोई टेस्टिंग वेस्टिंग कुछ नहीं है, नथिंग। और कोई बाउंडेशन किसी लैंग्वेज की नहीं है। जो भाषा बोलना चाहे बोले, ब्रिज भाषा बोले, हिंदी बोले, पंजाबी बोले, उर्दू बोले, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, नेपाली या मैथिली, कोई बोले कुछ भी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है? बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा ये? मेरे हिसाब से तो बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा बच्चों को। हम भी वापस से फर्स्ट में। हाँ बेटा तुम्हारे दिन तो गए हैं, तुम्हारे बच्चे आएंगे आगे। चलिए, सेकंड है प्रेपरेटरी स्टेज। अब बच्चा कितने साल का हो गया है यहाँ तक आते आते? बोलो बोलो, शाबाश। 7 to 8। 8 years का होगा ना, 7 to 8 नहीं, 8 का। 8 years। 3 का तो स्कूल में गया ही था, 5 साल स्कूल में रहा, 8 हो गए। अब 9 साल का जब बच्चा हो जाएगा, 8 साल क्रॉस कर जाएगा, तो बच्चा आएगा प्रेपरेटरी स्टेज में। यहाँ रहेगा वो 3 साल। यहाँ कितने साल रहेगा? 3 साल। कौन कौन सी क्लास पास करेगा? क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ठीक है, 3 क्लास यहाँ पढ़ेगा, 3, 4, 5। और 3 साल क्या करेगा? वो एक्टिविटीज करेगा, वो स्टडी करेगा, और वो लैंग्वेज सीखेगा। कौन कौन सी लैंग्वेज सीखेगा? ये कौन कौन सी लैंग्वेज बोलेगा? एक तो मदर टंग होगी उसकी, एक उसकी कोई भी नेशनल लैंग्वेज।
कोई भी नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, समझ गए? कोई भी नेशनल लैंग्वेज का मतलब जानते हो? हिंदी, मलयालम, कन्नड़ वन्नड़ अन्नड़ जो भी हो, सब कुछ भी। जैसा देश वैसा भेष। आंध्र प्रदेश का बच्चा, उसकी नेशनल लैंग्वेज क्या होगी एक तरह से देखा जाए तो? बोलो ना, कौन सी होगी आंध्र प्रदेश की? कौन सी लैंग्वेज है? मलयालम? कौन सी है? या तेलुगु? तमिल तमिल। तो तमिलनाडु की होगी। तेलुगु तेलुगु। हाँ तेलुगु। मलयालम किसकी है? केरला की, है ना? केरला। ठीक है, चलो जो भी है, मलयालम वो सब एक जैसी हो, द्रविड़ भाषा मान ले, द्रविड़ लैंग्वेज है। तो द्रविड़ लैंग्वेज का बच्चा तो द्रविड़ सीखेगा, पंजाब का बच्चा तो पंजाबी सीखेगा। ठीक है, अब जैसे हम यूपी का बच्चा है तो हिंदी भी बोलेगा और ब्रिज भी बोलेगा। बोले, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट सर ऑल। हाँ सर बोलो। तो इससे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी, जैसा हमारे इंडिया में होता है कि इंग्लिश को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अभी आगे आ जाएंगे, देखते हैं। इंग्लिश भी आएगी, अभी आएगी। क्यों घबरा रहा है भाई? क्यों घबरा रहा है? वो हम आगे आएंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये मान के चलिए, कोई भी नेशनल लैंग्वेज। अब नेशनल लैंग्वेज आपने छोड़, चलो ये थोड़ा सा बता देता हूँ, इंग्लिश भी तो नेशनल लैंग्वेज है हमारी, हो चुकी है ना? तो यहाँ इंग्लिश की इंट्रोडक्शन हो सकती है, खासकर प्राइवेट स्कूल्स में। हालांकि अगला पार्ट है, फिर भी चलो आपने टोक दिया तो बताता हूँ। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होंगे, प्राइवेट स्कूल्स होंगे, वहाँ पढ़ा सकते हैं वो, वहाँ इंग्लिश को पढ़ा सकते हैं। अदरवाइज अंडर नॉर्मल कंडीशन इट विल बी मदर टंग और एनी ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। चाहे वो संस्कृत पढ़े, चाहे उड़िया पढ़े, चाहे उर्दू पढ़े, चाहे तमिल पढ़े, चाहे तेलुगु पढ़े, कुछ भी। सर वो ठीक है, ब्रजभाषा हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, मैंने कह तो दिया, ब्रिज भाषा हो सकती है, हरियाणवी हो सकती है, गुजराती हो सकती है, कोई भी बोले जो उसको समझ में आए। मदर टंग का मतलब क्या है? जो उसकी मम्मी बोलती है। हाँ लेकिन शब्दों को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी तो कुछ कुछ अलग शब्द भी यूज करती हुई ना, वो सारे वो हाँ यूज नहीं करने हैं। ठीक है, लेकिन वो भाषा यूज कर सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे क्या है, आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं कब? जब आप 8 साल के हो जाते हैं, यहाँ आपके एग्जाम होंगे। लेकिन ध्यान रहे कि एग्जाम का जो तरीका वो थोड़ा अलग होगा। यहाँ वो जो जैसे क्वेश्चन आप पूछते हैं ना कि किसी युद्ध के बारे में बात करेंगे, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? सर 1526 ईस्वी में। गुड, वेरी गुड। दूसरी लड़ाई कब हुई? सर 1556 ईस्वी में। गुड गुड गुड। तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। किस किस के बीच में हुई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई। गुड गुड गुड। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि आपको रट्टा लगाना पड़े। 26 56 61 याद है तो ठीक है, कार्नेटिक वार कब हुआ, या बैटल ऑफ प्लासी कब हुई 1757 में, बक्सर कब हुआ 1764 में, या इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि रट्टा लगाना पड़े। आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपकी क्रिएटिव थिंकिंग हो, लॉजिकल थिंकिंग हो, आपके लॉजिक्स डेवलप हो। जैसे कि अगर मान लीजिए पानीपत की पहली लड़ाई में जो इब्राहिम लोधी था और अकबर बाबर थे, दोनों की लड़ाई हुई, बाबर क्यों जीत गया? उसकी सेना कम थी, वो क्यों जीता भाई? ईयर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर वो कारण जानेगा भी, वो क्यों जीता, वो क्यों हारा, वो क्यों जीता, वो क्यों हारा, ये कारण डिस्कस किए जाएंगे। इस तरह की स्टडी होगी ताकि बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। भारत देश आजाद हुआ, असहयोग आंदोलन कब चला, खिलाफत आंदोलन कब चला, कोई मतलब नहीं है। बल्कि उसमें ये पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन में अगर महात्मा गांधी जी की जगह सुभाष चंद्र बोस होते तो कैसा रहता, या सुभाष चंद्र बोस अगर नरम दल के नेता होते तो कैसा होता, और महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र की जगह होते तो क्या होता, तो उसके थॉट प्रोसेस में कैसे चेंज आता। ये क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, जहां आपको सोचना पड़े, जहां आपको दिमाग लगाना पड़े, आपके न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो, आपका ब्रेन डेवलप हो। अभी हम क्या करते हैं, हम तोते की तरह रटते रहते हैं। देखा जाए तो सीबीएसई मार्क्स कितने आ रहे हैं बच्चों के? हाँ, 500 में से 498, 499 लाइन लगी पड़ी है। लेडीज कॉलेज ऑफ श्री राम, लेडी कॉलेज ऑफ श्री राम, सॉरी लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो है दिल्ली का, वहाँ 100 पे आके मेरिट क्लोज हो गई, और हमेशा हो जाती है। समझ रहे हो? मतलब अगर 70 सीट हैं तो 70 के 70 बच्चे वो हो जाते हैं कि 100 में से 100 होते हैं, बाकी 99 वाला खत्म। भैया जब हमारे देश में इतने इंटेलिजेंट है तो कोरोना वायरस की वैक्सीन क्यों नहीं बना ली अब तक? क्यों देश में इतनी बीमारियां हैं? क्यों देश गरीब है? क्यों गरीबी दूर नहीं हो पाई? क्यों ट्रैफिक कंजेशन होता है? क्यों गंदगी भरी पड़ी है? क्यों?
जो भी तुम्हारा जितना दिमाग है, अब तो एक से एक ऐसी मिसाइल बना दी होती इंडिया ने, फिर तो यहीं बैठे बैठे, घर बैठे बैठे हर एक घर में मिसाइल होती, बटन दबाया, बटन दबाने की जरूरत क्या, बोलते थे जा पाकिस्तान में जा वहां गिर जा, चाइना में जा वहां गिर जा, अमेरिका में जा वहां गिर जा, गिर जाती जाके वो, इतना दिमाग हमारे पास है। तो दिमाग में कुछ नहीं है हमारे पास, बस तोते की तरह रट्टा लगा लेते हैं, हमें लगता है इंटेलिजेंस है। दिस इज नॉट इंटेलिजेंस, दिस इज क्रैमिंग। ओके, आगे चलें। अब यस आ जाइए सर। थर्ड स्टेज, मिडिल स्टेज। ये सबसे क्रूशियल है। यहां हम पढ़ेंगे क्लास 6 to 8। कौन सी क्लास? 6 to 8। कितने साल की उम्र होगी अब आपकी? 8 3 11 और 8 और 3 11 हो गई। अब यस 11 के सर। बाद आप यहाँ आएंगे मिडिल एज में। कौन सी क्लास में? 6th में। 6 7 8, 3 साल आप यहाँ बिताएंगे। यहाँ क्या सीखेंगे आप? 6 7 8 में यहाँ आप एक कोई इंडियन लैंग्वेज आपको अलग से इंट्रोड्यूस होगी, स्पेशली। ठीक है, वो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तो ये था कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, यहाँ प्रॉपरली उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी जाएगी। कंप्यूटर की नॉलेज कौन सी? कोडिंग डिकोडिंग करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, जितना भी सिखा पाएंगे, थोड़ी बहुत कोडिंग वोडिंग, या वो क्या बोलते हैं टैलीज वगैरह, थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा आपको 6 7 8 में, ताकि आप चीज़ों को, कंप्यूटर को हैंडल कर पाएं अच्छे से, उसका यूज कर पाएं, जो चाइना के लोग करते हैं, जो जापान के लोग करते हैं, जो अमेरिका के बच्चे करते हैं। यहाँ तो कोडिंग जो है टीचर नहीं कर पाते। नहीं, हम जब तुम्हें पेपर देते हैं गूगल फॉर्म पे, हमारे पसीने छूट जाते हैं। अरे यार कहीं गलत कोई वो रिस्ट्रिक्शन ना लग जाए, अगर हट ना जाए यार, को देख ना ले कहीं, यहाँ से पेपर, अरे यार कहाँ चला गया, जैसे लगता है पेपर स्क्रीन पे कहीं बटन दब गया, अरे पेपर कहाँ गया, घबराहट हो जाती है, क्योंकि हम पता नहीं कौन कहाँ चला गया। तो वो बेसिक नॉलेज, बेसिक चीजें बच्चों को 6 7 8 में सिखा दी जाएंगी, कोडिंग वोडिंग सब सिखा दी जाएगी। और उससे भी बड़ी बात जो है, जो सब लोग चाह रहे थे, ये पॉलिसी किसी एक आदमी ने नहीं बनाई है, पूरे देश की एक एक पंचायत से डिस्कस की गई है। पूरे देश की एक एक पंचायत से डिस्कस किया गया है, सब लोगों की सलाह से पॉलिसी बनी है ये। इसमें वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट की जाएगी, जो मैं क्लास में आपको नॉर्मली बोलता रहता था कि हम 10th पास कर गए, 12th पास कर गए, मोबाइल रिपेयर करना नहीं आता, टीवी रिपेयर करना नहीं आता, बिजली ठीक नहीं कर सकते, हम मैकेनिक के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये अब नहीं होंगे। क्लास 6 का बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो सिलाई मशीन चलाना सीख सकता है, कढ़ाई करना सीख सकता है, गार्डनिंग सीख सकता है, और उसके नंबर मिलेंगे। उसके नंबर मिलेंगे, सिलाई करने के नंबर मिलेंगे, उसके गार्डनिंग का पेपर होगा, उसके नंबर मिलेंगे। गोल्ड स्मिथ का काम कर सकता है, ज्वेलरी का काम कर सकता है, कारपेंटर बन सकता है, कोई मैकेनिक बन सकता है, कुछ भी जो उसको पसंद हो, वट एवर ही और सी लाइक्स। वो कहता है, मुझे तो पकौड़े तलने में अमित शाह ने कहा था, कोई बात नहीं, तू पकौड़े तल। एक अर्जी में तो गाय पालूंगा, तो गाय पाल सीख, तू गाय पालना सीख। गाय को क्या क्या खिलाना है, कब कब दूध निकालना है, कैसे निकालना है, खाने में क्या क्या डालना है, कब कब डालना है, दूध कब से कब देगी, सब कुछ भी आपको वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। फिटर का काम करना है, मैकेनिकल का काम करना है, इलेक्ट्रिकल का काम सीखना है आपने, कुछ भी, जितनी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी आप उसमें से कोई भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और उसके बकायदा मार्क्स होंगे। यहाँ तक कि आप अगर स्पोर्ट्स करते हैं, आप अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उसका आपका पेपर होगा, उसका नंबर आपको मिलेंगे। अभी तो क्या होता है, टीचर पूछता कहाँ गया था, फुटबॉल खेलने गया था सर। फुटबॉल ही लिख दिया पेपर में, फुटबॉल ही आएगी तेरे पेपर में बेटा, चिंता मत कर, बड़ी फुटबॉल मिलेगी, 2 मिलेंगी, हर पेपर हर आंसर मिलेंगी, 00/5/10। फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा हमको कहने का। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे, हर उस एक्टिविटी के मार्क्स होंगे, और यही होना चाहिए। भाई बच्चे का मन तो खेलने का है, अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है, और उसको कोई फायदा उसका है नहीं, तो इसलिए फिर घर वाले भी कहते हैं बेटा छोड़ इसको, पढ़ाई कर ले। उसके अलावा क्या पढ़ाया जाएगा? मैथ्स है, साइंस है, आर्ट्स है, बाकी जो सब्जेक्ट्स हो तो पढ़ाए जाएंगे, लेकिन यहाँ बच्चे के पास चॉइस होगी। ठीक है, कि कौन कौन से पढ़ना चाहता है, और कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, कौन सी करिकुलर एक्टिविटी है, कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इन सब के बीच में डिफरेंस सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। आप जो पढ़ना चाहें वो पढ़ें। आप देखिए क्लास 6 का बच्चा है, अगर वो गोल्ड स्मिथ बनना चाहता है, अगर वो मैकेनिक बनना चाहता है, कारपेंटर बनना चाहता है, वो गार्डनिंग करना सीखना चाहता है, वो सिलाई मशीन चलाना चाहती है, 6 क्लास की बच्ची, 11 साल की बच्ची, तो जब तक वो 18 साल की होगी तो एक्सपर्ट नहीं बन जाएगी?
क्यों भाई, नहीं बन जाएगा एक्सपर्ट? 6 साल के बच्चे ने अगर सिलाई हाथ मशीन हाथ में पकड़ ली, या 6 साल के बच्चे ने एक टूल हाथ में ले लिया, कार रिपेयर करना सीख लिया, बाइक रिपेयर करना सीख लिया, तो 6, 7, 8, 3 साल में तो अच्छा खासा मैकेनिक बन जाएगा। हो सकता है कि इसके बाद प्रोविजन आए कि स्कूल्स में ही बाउंड्री तोड़ के थोड़ी वहाँ पे गैराज बना दी जाए, कि कोई लोग, किसी की बाइक खराब होगी तो स्कूल में आकर ठीक करा ले, बच्चा ठीक करे, बच्चे को उसकी फीस मिले, उसका चार्जेस मिले, उस चार्जेस में से कुछ पैसा जो है स्कूल में जमा कराए, कुछ अपनी जेब में रखे, जैसा कि जापान में होता है। जापान का 6 साल का बच्चा, 6 साल 6 क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा, ये वहीं से लिया गया है, ये वहाँ यही करते हैं। वहाँ 8वीं क्लास पास करते करते बच्चा एक बहुत अच्छा मैकेनिक बन जाता है। आपको कैसे क्या लगता है, चाइना का माल इतना सस्ता आपको मिलता है, कैसे मिलता है? बड़े बड़े इंजीनियर बनाते हैं आपको। ये दिवाली पे जो लड़ी आप लेते हैं 20 रुपए की, 30 रुपए की, उसको इंजीनियर बैठ के बनाते हैं। वो इंजीनियर जो 4 लाख रुपए सैलरी लेता है महीने की, 4 लाख रुपए सैलरी अगर उसकी होगी तो महीने हर रोज के कितने कितने रुपए बनेंगे उसके? हाँ भाई, कितने रुपए बनेंगे उसके? 15,000 रुपये कम से मिलेगा, या 13,000 रुपये लेगा। तो 13,000 रुपये में बैठ के 50 लड़ी बनाएगा पूरा दिन, जिन लड़ी की कीमत 1,000 रुपये होगी। गवर्नमेंट पागल है, उसको 13,000 रुपये सैलरी देगी 1,000 रुपये की लड़ी बनाने के लिए, या 200 रुपये 500 रुपये की लड़ी बनाने के लिए? क्या लगता है आपको? इसका मतलब है कि वहाँ ये सारे काम, कैलकुलेटर बनाना, छोटी छोटी घड़ियां बनाना, छोटे छोटे अदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाना, या टॉयज बनाना, ये सब बच्चे बनाते हैं स्कूल में। उनको स्कूल के करिकुलम का पार्ट है। आपके यहाँ पे भी होगा। फिर देखिए हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है। फिर हर स्कूल में खिलौने बनेंगे, हर स्कूल में छोटे छोटे ड्रेसेस बनेंगी, वो ड्रेस सब कहाँ जाएंगी? फिर एक्सपोर्ट होंगी। अब बच्चा तो बच्चा है, पढ़ाई भी कर रहा है, कपड़े भी सिल रहा है, नंबर मिल रहे हैं उसके, और कुछ पैसे मिल रहे, 10, 5, 20 रुपए रोज के मिल जाते हैं। बच्चा अच्छा है, बच्चे के लिए मजा है, बच्चा एंजॉय करेगा, अपना अकाउंट खोलेगा। जैसे जापान का बच्चा जब वो 14 साल का हो जाता है तो अपना बर्थडे अपने पैसे से मनाता है, क्योंकि जब वो 8 पास कर चुका होता है, 8th पास ही कितने साल का हो गया यहाँ पे? 14 साल का। 14 साल का बच्चा 8 पास कर जाएगा ना, तो वहाँ 8th क्लास पास करते बच्चा अपना जब बर्थडे मनाता है अपने पैसे से मनाता है, क्योंकि उसको टेक्निकल एजुकेशन मिली होती है, और उस टेक्निकल एजुकेशन से वो पैसे कमाता है। ओके, आगे चलें? सही रहेगा कि नहीं यस रहेगा सर। ये? यस सही सर। रहेगा? यस सर। यस यस अब सर। आप सोच रहे होंगे, अरे सर ये हमारे टाइम पे हो जाता मजे आ जाते, अब तक तो मैं भी मैकेनिक बन जाता, कार गैराज खोल लेता 8th पास करते ही। ये सच्चाई है, दिस इज ग्राउंड रियलिटी। क्योंकि ये एज होती है जब बच्चा कुछ भी सीख सकता है, और बहुत जल्दी सीखता है। हमें अगर कोई नया काम सीखना हो ना तो हमें बहुत टाइम लगेगा। जिस काम को हमें सीखने में 1 महीना लगेगा, वो काम आप बच्चे 3 दिन में सीख सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड चीजें जल्दी पकड़ता है। आपको पता है 5, 6, 7 साल का 8 साल का जो बच्चा होता है लैंग्वेज बहुत जल्दी सीखता है। 2 साल से लेकर 8 साल तक का बच्चा लैंग्वेज सबसे ज्यादा जल्दी सीखता है। 2 साल के बच्चे को पंजाबी में छोड़ दो तो पंजाबी बोलना सीख जाएगा। 2 साल में बच्चा यूपी में पैदा हो, 2 साल का होते उसको तमिलनाडु छोड़ाओ, तमिल भाषा सीख जाएगा। वो नहीं सीख जाएगा? यस सर। 1 साल में सीख जाएगा। और मुझ जैसे को 10 साल छोड़ दे तो भी नहीं सीख पाएगा। बस टूटे फूटे वर्ड सीख जाऊंगा, पूरी तो नहीं सीख सकता, लेकिन बच्चा तो एक्सपर्ट हो जाएगा 1 साल में ही। तो बच्चे के अंदर लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसी का फायदा लेना है, उसी का फायदा लेके बच्चे को मैकेनिक बनाना है। अब आप ये बताइए, अब 8th क्लास का बच्चा एक अच्छा मैकेनिक बन गया, एक अच्छा गोल्ड स्मिथ बन गया, एक अच्छी टेलर बन गई, एक अच्छा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया, मतलब इलेक्ट्रिकल सा काम कर सकता है। एक बच्चा टीवी रेडियो या फ्रिज रिपेयर करना सीख गया 8th क्लास तक, पागल है वो, नौकरी ढूंढेगा वो बिग बाजार में जाएगा सिक्योरिटी गार्ड बनने। आप बताइए, नो आज सर। एक ग्रेजुएट लड़का बिग बाजार में वहां सेल्समैन की नौकरी कर रहा है, गार्ड बन रहा है। आपको लगता है यहाँ पे 8 क्लास पास किया हुआ बच्चा गार्ड बनेगा? ओके, घाट पीछे मैं अपनी दुकान खोलूंगा, अपनी वर्कशॉप बनाऊंगा, मेरे पास अपना काम है। नहीं? यस सर। चलिए आगे चलें। बोलो हाँ ना। यस सर। यस सर। अब सबसे फनी सीन तो अब सर। आने जा यस रहा है, सर। सबसे फनी सीन। नाउ द सेकेंडरी लेवल। अब तक हमने कौन कौन से लेवल पढ़े हैं? फाउंडेशन, प्रेपरेटरी, मिडल, एंड नाउ वी आर ऑन द सेकेंडरी एजुकेशन। अब तक हम 3 पढ़ चुके हैं। 5 साल का कवर कर लिया हमने, 3 कवर कर लिए, फिर 3 कवर कर लिए। अब हम लास्ट के 4 साल पे आ जाते हैं। लास्ट के 4 साल क्या होगा, मजा ही आ जाएगा जिंदगी का।
Secondary level, that will go for 4 years, and here foreign language will be introduced. A foreign language in class A ninth will be introduced. क्लास 9th 12th आप यहाँ रहेंगे. सबसे पहले ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं होगी यहाँ पे. अभी 10th के बाद क्या पूछते हैं आप, तो क्या लेगा भाई, मैं तो यार पीसीएम लूंगा. तू क्या लेगा, मैं तो पीसी भी लूंगा. मैं रिस्क नहीं लूंगा भाई साहब, मैं तो पीसीएम भी लूंगा. ठीक है, तू क्या करेगा, पापा कह रहे कॉमर्स पढ़ ले, मेरा मन तो नहीं है लेकिन पढ़नी पड़ेगी. अच्छा, तो आईपी लेगा कि सी प्लस प्लस लेगा, मन तो सी प्लस प्लस लेने का, लेकिन स्कूल वाले तो कह रहे हैं सी प्लस प्लस नहीं मिलेगी. तेरा क्या मानना, मेरा मन तो ज्योग्राफी पढ़ने का है लेकिन स्कूल वाले कह रहे हैं ज्योग्राफी नहीं मिलेगी. तेरा क्या मानना, मेरा मन तो हिस्ट्री पढ़ने का, स्कूल वाले कह रहे हैं नहीं मिलेगी. वैसे तो मुझे साइंस पढ़नी है, लेकिन यार मुझे साइंस के साथ साथ ना मुझे ज्योग्राफी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगी. मुझे साइंस के साथ साथ ना अकाउंट्स बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मेरे पापा अकाउंटेंट हैं. लेकिन मुझे तो साइंस पढ़नी है, अकाउंट्स में कहाँ से पढ़ूंगा, उसके लिए तो मुझे बीकॉम लेनी पड़ेगी या कॉमर्स लेनी पड़ेगी. यहाँ ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. और ये सिस्टम जो है आपका 11 से नहीं 9 से शुरू हो जाएगा. 9 के बाद आप कुछ भी लें जो आपका मन करे. समझ गए. 9th में आते ही अरे सोशल साइंस मुझे नहीं पढ़नी, मत पढ़, मैं तो कॉमर्स पढ़ूंगा, पढ़ ले. मुझे तो बायो पढ़नी, बायो पढ़. जोलॉजी पढ़ना, जोलॉजी पढ़. मैथ्स पढ़ना, मैथ्स पढ़. मुझे तो म्यूजिक लेना, तो म्यूजिक ले. मैं तो डांस सीखूं, डांस कर. मैं तो कार्टूनिस्ट बनूं, कार्टूनिस्ट बन. समझ रहे हो. मैं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा, तो सॉफ्टवेयर डेवलप कर. जो मन करे. वहां सब्जेक्ट्स की पूरी लंबी लिस्ट होगी. आप चाहें तो एक तो ले ले फिजिक्स, एक अकाउंट से ले लें, एक फाइनेंस से ले लें, एक हिस्ट्री ले लें, एक पॉलिटिकल साइंस ले लें, जो आपका मन करे. नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी. जो आपने पढ़ना है, लिखा ना नो स्ट्रीम, मल्टीपल सब्जेक्ट्स एंड क्रिटिकल एज वेल एज क्रिएटिव थिंकिंग. कोई रट्टाबाजी नहीं, कोई रटा रटाया आंसर नहीं मिलेगा. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि धीमन सर क्लास में आंसर्स क्यों नहीं लिखवाते थे. क्यों. यस सर. Because I want that you must write on your own. You must develop your own thinking, because that is only thing that need to be done. वही एजुकेशन होती है. If I write answer on the blackboard, I am not writing answer. I am killing you. I am killing you, and you are requesting, sir, please kill me. I can't do that. I always said no. I can't do that. Even if you say, I will not do. आप चाहे मेरी शिकायत प्रिंसिपल के पास लेके चले जाए, नहीं लिखवाऊंगा. डिस्कस करना है डिस्कस करो, एक बार करो, 2 बार करो, 4 बार करो, लेकिन आपको 2 लाइन लिख दो, नहीं लिखूंगा. हाँ, कोई बहुत रेयर होगा, कोई डेफिनेटली लिखनी है, मैं सोचता हूँ चलो 1-2 लाइन लिखवा दूं, अदरवाइज के ज्यादा नहीं. तो आपको क्या लगता है, आपको मुझसे पढ़ते हुए इतने साल हो गए हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे मुझसे 8th में पढ़े होंगे, 9th में, 10th में, और अब 11th में पढ़े हैं. आप एनसीसी पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो. आपको लगता है कि क्या मेरे पास इतनी कम नॉलेज है कि मैं 2 लाइन नहीं लिखवा सकता ब्लैक बोर्ड पे. डू यू थिंक सो. क्यों भाई, ऐसा लगता है क्या नो कि सर. जो जो किताब नो मैं सर. पिछले 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, 26 साल से पढ़ा रहा हूँ, उस किताब की 4 लाइनें मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकता. आप ये तो नहीं सोच सकता ना, कोई कोई गधा भी होगा, उतना बड़ा तो गधा मैं नहीं हूँ, तो कतई गधा होगा तो वो भी लिख देगा भाई, लेकिन फिर भी मैं नहीं लिखता हूँ. सिर्फ इसलिए कि जो गधा बच्चा है तो गधा ही रहेगा, उसको तो घोड़ा बना नहीं सकता. लेकिन कम से कम जो बच्चा घोड़ा बन सकता है, या जो घोड़ा है उसको तो घोड़ा रहने दूं. मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की कॉपी लेके उसमें से कॉपी करते हैं, करने दो. वो गधा रहना चाहता है, रहने दो. लेकिन अगर क्लास में से 4 बच्चे भी अपने आप लिखें, तो मैंने 4 को तो सिखा दिया ना. उनमें से 4 तो घोड़े बन के निकल गए ना. सारे घोड़े बन के क्या करेंगे, फिर बोझा कौन ढोएगा. फिर सारे घोड़े बन जाएंगे तो बोझा कौन ढोएगा. तो बोझा ढोने दो उनको फिर, क्योंकि उनको वैसे भी बोझा ढोना है. ठीक है. इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग ये डेवलप की जाएगी. और ये कितने साल चलेगा सिस्टम, 4 साल तक. अब आपको अगर कॉमर्स पढ़नी है, अकाउंट्स पढ़ना है, तो 4 साल पढ़ेंगे. बीएस पढ़नी है तो 4 साल पढ़ेंगे. फिजिक्स पढ़नी है तो 4 साल पढ़ेंगे. अब आप सोचिए 4 साल में जब आप पढ़ के निकलेंगे तो क्या लेवल होगा आपका, क्या लेवल होगा आपको सब्जेक्ट का, होगा कि नहीं होगा लेवल अच्छा.
होगा कि नहीं होगा? आपकी यस जो सर, होगा। थिंकिंग है वो डेवलप यस सर होगा। हो चुकी है कि नहीं हो चुकी होगी? बिल्कुल हो चुकी होगी। यू विल बी फुली कॉन्फिडेंट। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई स्ट्रीम नहीं है कि बीएससी की, कि बीए की, कि बीकॉम की, 12th के बाद कोई कोई ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है कि बीएससी करेगा कि बीकॉम करेगा, बीए करेगा, कुछ नहीं। बस आपने 12th की, किससे की? 12th की, खत्म कहानी। कॉमर्स से की, कि पीसीएम से की, कि पीसीबी, कुछ नहीं, नो पीसीएम, नो पीसीबी, नो नथिंग, सिंपली 12th। ठीक है। और एक फॉरेन लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी होगी, चाहे आप चाइनीज सीखें, जापानीज सीखें, या आप जर्मन सीखें, फ्रेंच सीखें, कुछ भी, एक फॉरेन लैंग्वेज आपके लिए कंपलसरी होगी। फॉरेन लैंग्वेज इसलिए कंपलसरी होगी सो दैट यू आर एबल टू पुट योरसेल्फ ऑन द इंटरनेशनल एरा और इंटरनेशनल सीन, दैट यू आर रेडी टू डू एनी जॉब, स्पेशली इन द कंट्री विच लैंग्वेज यू हैव लर्नड। अगर आपने जर्मन सीखी है तो आप जर्मनी में जा सकते हैं, कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं, जर्मन में बात करके उनसे कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ मैं तैयार हूं, मुझे ये काम करना है। वहां आपको टूटी फूटी जर्मन नहीं बोलनी पड़ेगी, क्योंकि जर्मन आपने 4 साल पढ़ी है। मेरी बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? अभी हमारे साथ दिक्कत आती है ना, हमारा एक्सप्लोइटेशन होता है, क्यों? हमें पता ही नहीं कि क्या करना है, बोलना किससे, क्या बोलना है, और वो क्या बोल रहे हैं हमें समझ में ही नहीं आता। जब आप 4 साल जर्मन पढ़ के जर्मनी में नौकरी करने जाएंगे ना बेटा, तो 1 साल के अंदर अंदर जर्मन की एक एक बात सीख जाएंगे आप, एक एक इशारा, एक एक जेस्चर, सब सीख जाएंगे आप। फिर आपको चीट नहीं कर पाएंगे, आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा कोई। वो आपके बारे में क्या सोच रहा है आप सब समझ जाएंगे, सब जान जाएंगे। मोर और लेस यू विल आल्सो बी जर्मन, यू योरसेल्फ विल बी जर्मन। इजंट इट अ गुड थिंग? क्या ये एक अच्छी यस चीज सर। नहीं है? ये बहुत यस अच्छी सर। चीज होगी, ये बहुत अच्छी चीज होगी। यस सर। आपको उस कॉन्फिडेंस होगा, आपको उस लैंग्वेज होगी। आपने कितनी लैंग्वेज सीख लिया आपने, देखिए। आपने मदर टंग में पढ़ना सीख लिया, आपने कोई नेशनल लैंग्वेज सीख ली, फिर आपने एक नेशनल लैंग्वेज आपकी पर्टिकुलर सिलेबस में आ गई, जिसको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे मैथिली हो, चाहे डोगरी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, कोई सी भी हो। अब आपने फॉरेन लैंग्वेज सीख ली, और बीच में इंग्लिश तो है ही, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सारे काम आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, मदर टंग में भी कर सकते हैं। प्राइवेट वाले इंग्लिश में करेंगे, दूसरे मदर टंग में करेंगे, तो इंग्लिश तो आपको आएगी ही आएगी। क्यों भाई, सोने पे सुहागा हो गया कि नहीं हो गया? जो चीज आपको बाद में सीखनी है आप पढ़ते पढ़ते सीखेंगे, दैट विल बी बेटर थिंग। ठीक है। इनके ड्रॉबैक्स भी याद डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। ड्रॉबैक्स भी हैं कुछ, ऐसा नहीं है कि फायदे ही फायदे हैं, नुकसान भी हैं थोड़े थोड़े। चलिए, अब हम करते हैं पॉइंट 3। हमने 6 पॉइंट की बात की थी कि हम एजुकेशन के डिस्कस करेंगे, एजुकेशन डिस्कस करेंगे, एजुकेशन मतलब लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज के बाद हमने बात की थी हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के बाद हमने की थी टेक्नोलॉजी, फिर हमने बात की थी फाइनेंस और इम्प्लीमेंटेशन। 6 पॉइंट थे, 2 पॉइंट हमारे हो गए। कौन से? एजुकेशन एंड लैंग्वेज दोनों हो गए। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? एनी डाउट अप नो टू सर। हियर? नो सर। ओके, नो नाउ सर। कम टू पॉइंट 3, हायर एजुकेशन। यहाँ तो और भी मजे हैं। इसको बोले ग्रेजुएशन, एंड द ग्रेजुएशन विल बी ऑफ 4 इयर्स। अभी कितने साल की है? 3 साल की है, 10 + 2 + 3, अभी 4 साल की हो जाएगी। ठीक है। लेकिन इसमें सिस्टम चेंज हो गया है। पहले मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि उस पहले क्या था कि अगर आपने 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ दी एजुकेशन, आप नौकरी करने चले गए, तो दोबारा आपके सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आप 1 साल पढ़ के चले गए तो आपको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब यू विल बी हैविंग अ सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन। वेस्ट गई पढ़ाई? बिल्कुल नहीं गई वेस्ट। 2 साल पढ़ाई करके आपको छोड़ना पड़ा, यू विल हैव अ डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन और ग्रेजुएट डिप्लोमा। 3 साल आपने पढ़ाई की तो आपको मिलेगी ग्रेजुएशन की डिग्री, जो आपको अभी भी मिलती है, बिल्कुल वैसे ही मिलेगी 3 साल में। जैसे आप मिलती है तब भी ऐसे ही मिलेगी, 3 साल के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। ना यू कैन अप्लाई फॉर एनी जॉब एंड यू कैन गो फॉर एनी कंपटीशन। चाहे आप एसएससी कंपटीशन करें, सीजीएल करें, या कोई और कंपटीशन करें, एसएसबी के लिए जाएं, यूपीएससी के लिए जाएं, किसी भी अगर आपने कंपटीशन के लिए जाना, यू कैन गो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिले। यू विल बी हैविंग अ डिग्री इन योर हैंड, and that degree will be equal as you have right now up to 2020 or 2020 or 2022, 21 22। 1 साल और ये रहेगी आपके पास।
लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे और आगे हायर स्टडी करनी है, देन यू कैन कंटिन्यू फॉर 4th ईयर, and in 4th year or after completion of 4 years you will be having a certificate saying graduate research or research in graduation. समझ गए? हर साल पे एक नया सर्टिफिकेट है। एक साल पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा, या सर्टिफिकेट इन ग्रेजुएशन, डिप्लोमा इन ग्रेजुएशन, डिग्री इन ग्रेजुएशन और रिसर्च इन ग्रेजुएशन। ठीक है? 3 साल के बाद आप अपनी जॉब के लिए जा सकते हैं, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो 4 साल के बाद आपको मिलेगा रिसर्च इन ग्रेजुएशन। अब आप इसके बाद फिर से आते हैं मुझे तो पीजी करना है, वेरी गुड। अगर आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तो यहाँ आपको 1 साल और 2 साल के ऑप्शन रहेंगे। एमए एमएससी करनी है आपने, बीएससी करनी है, एमकॉम करना है, तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, 1 साल में करेंगे या 2 साल में करेंगे। आपको सर हम तो 1 साल में करेंगे। 2 में क्यों करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं 1 साल में, लेकिन आप 1 साल में तब कर पाएंगे अगर आपने ग्रेजुएशन में 4 साल लगाए तो। अगर आप 3 साल की डिग्री लेते भाग गए थे तब आपको 2 साल करनी पड़ेगी, शान पत्ती नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है? बात समझ आई नहीं आई? अगर आपने यस 3 साल सर। पढ़ाई की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 2 साल में होगी। मैंने आपको यहाँ पे मार्क भी किया 1 2 3। ठीक है? और यहाँ पे क्या लगे आपको, जो आपकी पोस्ट पीजी होगी आपकी 2 साल में होगी। लेकिन अगर आपने 4 साल पढ़ाई की है तो पीजी आपकी 1 साल में होगी। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन में 4 साल लगाए हैं तब आपको 1 साल पीजी में लगाना पड़ेगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल में करके नौकरी कर ली है, आपको पीजी करने में 2 साल लगेंगे, जैसा कि अब भी लगते हैं। तो कुल मिला के 10th के बाद पीजी करने में 5 साल लगते हैं, आज भी 5 साल लगते हैं और कल भी 5 साल लगेंगे और 3 साल बाद भी 5 साल ही लगेंगे। लेकिन फॉर्मेट चेंज हो गया। दूसरी खूबी क्या है? री एंट्री, लिखा ना राइट साइड में, री एंट्री दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। यू कैन एंटर एनी ईयर एनी टाइम। सपोज आपने 2 साल पढ़ाई की, डिप्लोमा लिया, यू गोट अ जॉब, आपको कोई जॉब मिल गई, आप जॉब में चले गए, या आपने अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन 2 साल बाद लगा नहीं यार कुछ नहीं हो पा रहा बिजनेस में, मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, दोबारा से आओ। और कहाँ एडमिशन मिलेगा आपको? नाउ यू विल गेट एडमिशन इन 3rd ईयर, बिकॉज क्रेडिट पॉइंट विल बी इंट्रोड्यूस्ड, और इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड। क्रेडिट पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? क्रेडिट पॉइंट मिला? और बड़ा करूं? यस अब दिख सर। रहा है? यस री सर। एंट्री एंड क्रेडिट पॉइंट्स। जैसे आप फॉरेन यूनिवर्सिटी में देखें, फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं कि ये कोर्स आपका कितने क्रेडिट पॉइंट्स का है, ये कोर्स कितने क्रेडिट पॉइंट्स का, आपको उतने क्रेडिट पॉइंट गेन करने ही करने हैं। तो आपके पास क्रेडिट पॉइंट्स हैं, मान लीजिए आपके हर साल 6 क्रेडिट पॉइंट हैं और 4 साल में 24 क्रेडिट पॉइंट चाहिए। अभी आपने 12 गेन कर लिए हैं, तो 12 गेन कर लिए मतलब आप डिप्लोमा आपका हो गया। अब आप जब अगली एडमिशन लेंगे 2 साल के बाद आके, आपको जो क्रेडिट पॉइंट गेन करने हैं वो 13 to 18 करने हैं। तो जहां आपने छोड़ा वहीं से शुरुआत होगी। जैसे बैटिंग करते करते अगर कोई बैट्समैन हर्ट हो जाए, अगर वो रिटायर्ड हर्ट हो जाए, मान लीजिए उसने बनाए थे 48 रन, पैर में चोट लग गई, उसका तो बाहर जाके बैठ गया, फिर बाद में उसको बुला लिया गया, तो उसके अगला रन कहां से शुरू होगा? 49 से कि 1 से? 149 सर। होगा ना 49 से, कि 48 तो बना ही चुका है, ये 48 तो बना चुका है। अब 2 रन और बना देगा तो 50 हो जाएगी। ये थोड़ी कि नहीं नहीं 2 रन बनाए, 48 तो अलग थे, ये दो अलग होंगे। नहीं, अलग नहीं होंगे, कंबाइंड होंगे। दिस इज ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है? तो आपके क्रेडिट पॉइंट्स होंगे। तीसरी जो इसमें खास बात है वो है कि एमफिल एक होती है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। अब वो एमफिल खत्म कर दी जाएगी, उसकी जगह पे आप डायरेक्ट पीएचडी करेंगे, दैट इज डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, एंड इट विल टेक 4 years टाइम। हालांकि कन्हैया कुमार जैसे तो कई साल लगा देते हैं, 10 साल भी बैठे रहता है भूखो दंगों की तरह नालायक, फिर बाद में राजनीति करता है। आता जाता कुछ है नहीं, किसी काम का है नहीं। अब यहाँ 4 साल मिलेंगे आपको पीएचडी करने के लिए। ठीक है? यहाँ तो कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। सर। श्योर? श्योर? यस सर। यस ओके, आगे चले। चलिए, वेरी गुड। अगर समझ में आएगा तो बड़ी अच्छी बात है। मेन काम आपका वहीं तक था, अभी थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ और डिस्कशन करेंगे। फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन।
ये पॉइंट 4 आपका है, 4 एंड 5, फाइनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। टेक्नोलॉजी हम बाद में करेंगे, टेक्नोलॉजी का मैंने पॉइंट अलग रखा बाद में। The school curriculum will come in the shape of a new national curriculum framework for school education, NCFSE. The school curriculum will come in the shape of a new national curriculum framework for school education, that is NCFSE 2021, which will be undertaken by the National Council of Educational Research and Training, that is NCERT। समझे? मतलब NCERT के ऊपर एक और एजेंसी बनेगी जिसका नाम होगा न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, और जो वो डिसाइड करेगा वो NCERT फॉलो करेगी। यहाँ एक थोड़ा सा चेंज है कि अभी तक जो कंकरेंट लिस्ट का जो पार्ट रहा है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो पार्ट रहा है एजुकेशन, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंटरवीन किया है। दैट सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड, central government will take decision what kind of curriculum need to be introduced in different parts of the country, though that education can be imparted in the language they feel free, they feel that they can interact in a better way. For example, people living in Tamil Nadu, if they think that they will study through Tamil, they can do it, but the total syllabus or curriculum will be designed by this new नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये डिसाइड करेंगे और एनसीईआरटी के थ्रू लागू होगा। क्लियर? ये थोड़ा सा इंक्रोचमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन ठीक है, इट इज फॉर गुड, किसी को कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है। और अभी तक किसी की कोई फीडबैक मिली है? ऐसी कोई फीडबैक मिली नहीं है। ये इसका नेगेटिव देखिए, सेंट्रल पॉलिसी है, ये कंकरेंट इशू है, लेकिन इसको हमने सब स्टेट पे थोपा एक तरह से, लेकिन थोपने वाली बात नहीं है इसमें। सब अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़ें, अपने अपने हिसाब से पढ़ें, और एक पॉलिसी तो बनानी पड़ेगी। ये ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो बच्चा तमिलनाडु में पढ़ेगा अल्टीमेटली कंपीट तो फिर एक ही जगह से करेगा ना वो, क्योंकि बोर्ड का सिस्टम तो वही रहेगा। जैसे 10th का एग्जाम होता रहा, जैसे 12th का, ऐसे एग्जाम होंगे। 10th और 12th बोर्ड खत्म नहीं होंगे, ध्यान रखना। ये 10th और 12th का बोर्ड खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ पेपर का स्टाइल बदल जाएगा। जैसे मैंने बताया, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, है ना, ये प्रैक्टिकल चीजें होंगी, इन सब का पेपर होगा। तरीका बदल जाएगा असेसमेंट का। हमने पढ़ा था ना उसमें टीचिंग, लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट, तो वो चेंज हो जाएगा, असेसमेंट का तरीका भी चेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं करेंगे जैसे अब कि मैथ्स का फार्मूला शुरू किया आपने, वहां तक लगा। पहले तो ये था कि अगर आंसर ही गलत है तो पूरा जीरो, बाद में चेंज होगा कि स्टेप मार्किंग होनी चाहिए। अब हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और चीजें आए, बजाय इसके आपको a+b² a² b² 2ab पढ़ाएं, हो सकता है आपको प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स पे ज्यादा जोर दिया जाए। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन बच्चों को नहीं आती। मैंने देखा है 12th का बच्चा होता है, मैथ्स पढ़ रहा होता है, और 17 को सामने 2 लिख के गुणा करके 34 लिखता होता नीचे। बताइए क्या फायदा 12th मैथ्स पढ़ने का, कि 17 गुणा 2 को गुणा करके देख रहा है। अकाउंट्स पढ़ रहा है, 15 गुणा 2 को गुणा करके देख रहा है, तो बेवकूफी है ना फिर वो। तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखाई जाएंगी, जैसे हमारे जमाने में तो टेबल बच्चों को आना चाहिए, कैलकुलेशंस जो है आनी चाहिए, स्क्वायर्स आने चाहिए, मुझ बानी याद होनी चाहिए। शायद ऐसा कुछ किया जाए, या एनीथिंग दे वांट, पता नहीं क्या क्या होगा। ओके, एम क्या है इसका, इस एजुकेशन पॉलिसी का एम क्या है? बड़ा सिंपल सा एम है, टू इंक्रीज इनरोलमेंट एंड रिड्यूस द ड्रॉप आउट। आप देखिए भाई, क्लास 8 से पहले तो मुझे तो लगता नहीं कोई ड्रॉप आउट करने वाला होगा, क्योंकि उसको पता है कि क्लास 6 में जाते ही मैं जो मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मुझे मैकेनिक बनने का पूरा मौका मिलेगा। 6, 7, 8 में 3 साल सीखूंगा। कोई छोड़ेगा क्लास को? जिसको जो काम पसंद हो उसको काम को छोड़ना चाहता है वो कभी? तुम बताओ, अगर आप में से किसी बच्चे को कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने का शौक हो, जैसे अपने घर में देखता हूँ बच्चे, और पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या सामान डालकर पूरे घर में फैला रहता है। ये एक मोटर ला दो पापा, ऐसी मोटर मुझे ला दो, एक सोल्डरिंग आयरन ला दो, मुझे ये करना है, मुझे मोटर से ये बनाना, मुझे रोबोट बनाना है, मुझे ऐसी गाड़ी बनानी है, मुझे एक ऐसा कुंडी लगानी है, कुंडी के साथ ऐसा लगाओ कुंडी से खुल जाएगी, से बंद हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या बनाता रहता है सारा दिन। तो ऐसा काम जो बच्चे को पसंद हो, और स्कूल वाले के बेटा यही कर, तो बच्चे को और क्या चाहिए? है भाई, बच्चे के तो पूरे मजे हैं कि नहीं मजे हैं?
और ये खेल कब से चल रहा है? शुरू से, 3 साल से। 3 साल की लड़की बैठी गिट्टी खेल रही थी, स्टप्पू खेल रही थी, रस्सी टप रही थी, नहीं? और अब 11 साल की होने के बाद भी कुछ कुछ वैसे काम कर रही है, सिलाई कढ़ाई सीख रही है, खाना बनाना सीख रही है, या और साफ सफाई करना सीख रही है, पेंटिंग बनाना सीख रही है, सीखती रहे। अच्छा है। भाई आपको करना क्या है? अल्टीमेटली आपको एक कला डेवलप करनी है ना। मुझे याद है आज भी, मेरा एक दोस्त था, उसकी डेथ हो गई 2-3 साल पहले किन्हीं कारणों से। मेरे साथ था वो, हमारा क्लास फेलो था और वो हमारे साथ हॉकी खेलता था। वो, मैं राइट आउट खेलता था, वो सेंटर फॉरवर्ड खेलता था, भूपिंदर। उस भूपिंदर का भतीजा यहाँ भी पढ़ा था, शायद आप लोग देखोगे, हर्ष। एक लड़का था हर्ष सरदार जी, गोरा सा था, शायद आप लोगों ने देखा हो। जानता आप में से कोई हर्ष को, हर्ष भिंडर? कोई हर्ष भिंडर को जानता है? यस सर, देखे तो थे सर। हाँ, वो मेरे दोस्त का बेटा था, वो दोस्त के भाई का बेटा। तो उसने एमकॉम किया। वो पानीपत में अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा था, 8-10 हज़ार रुपए की। क्या करता, नौकरी मिली नहीं उसको। तो लेकिन उसको पेंटिंग का बड़ा शौक था, ड्राइंग का बड़ा शौक था, क्योंकि कालीन फैक्ट्री में काम करता था। तो एक बार ब्रिटिश डेलीगेट आया हुआ था कोई, उनको कालीन के नए नए डिजाइन चाहिए थे। जो डिजाइन देखने, नहीं, दिस इज आउटडेटेड, दिस इज नो 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 नो, हटाओ 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 हटाओ। कोई इनको डिजाइन पसंद नहीं आ रहा था। तो बीच में भूपी जो है, भूपी बोलते हैं उसको, भूपी आया कुछ साइन कराने के लिए बॉस से, मित्तल साहब से। तो उन्हें बात सुनी, तो मित्तल साहब से भूपी बोला, सर पाजा के, सर मे आई हेल्प हिम? तो बोला, तू क्या हेल्प करेगा यार, तू तो अकाउंटेंट है। बोला, सर सर थोड़ा सा अलाउ कर दो। बोला, ठीक है, तू कर ले, क्या हेल्प करेगा। तो भूपी ने उस अंग्रेज से बात की, सर आप कैसे डिजाइन चाहते हैं? तो उसने बताया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। उसने वही पेपर लेके, पेन लेके, और ऐसा डिजाइन बना। बोला, सर ऐसा, यस दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, यस यस ग्रेट मैन। क्योंकि ड्राइंग उसकी बहुत अच्छी थी। जैसे कोई कहे फटाक से झट से बना देता था, वो झट से बना कर रख दिया उसने। तो कहा तो अकाउंटेंट था, तुरंत वो मास्टर डिजाइनर बन गया। कंपनी ने क्या किया, अरे बाप रे, ये तो बड़ा टैलेंटेड है यार, उसको मास्टर डिजाइनर बना दिया। जहां सैलरी 8-10 हज़ार रुपए थी, मास्टर डिजाइनर बनते सैलरी 30 हज़ार रुपए। और ये बात मैं आपको आज से 25 साल पहले की बता रहा हूँ, 20 साल, सॉरी 25 20-22 साल के पहले की बता रहा हूँ। सैलरी सीधी 30 हज़ार रुपए। समझ रहे हो? किसकी वजह से? एमकॉम की वजह से? नो, सिर्फ एक कला उसके पास जो थी, उसकी वजह से। सिर्फ एक कला की वजह से। तो ये कौन डेवलप करेगा? नई एजुकेशन पॉलिसी। और क्या है मैं इसका, कि सेकेंडरी लेवल पे जो ड्रॉप आउट हमारे हैं, उस ड्रॉप आउट को कम करना। जो जो हमारी प्रेजेंस है, जो नेट इनरोलमेंट रेशियो है, वो 56.5% है। जो इनरोलमेंट रेशियो है 56.5% है। बाकी 43.5% ड्रॉप आउट्स हैं। तो हमने जो नेट अटेंडेंस रेशियो है, उसको 100% करना है सेकेंडरी लेवल पे, मतलब 12th तक। और हायर एजुकेशन में जो आज हमारे जो डिग्री लेते हैं बच्चे, जिन 100 में से सिर्फ 26.3% जो है डिग्री लेते हैं, बाकी रह जाते हैं। तो उसको 50% पे कम से कम लेके आना है, ये एम है सरकार का। ठीक है, अब आ जाइए आगे। फाइनेंस। फाइनेंस जो है, जीडीपी का 6% खर्च करने की पॉलिसी है, कि 6% तक खर्च करेंगे। हालांकि अब जो खर्चा शायद 3 पॉइंट के आसपास है, कुछ बुक्स कहते हैं 4.43 के आसपास खर्च हो रहा है, मुझे तो लगता है इतना खर्च हो रहा है। लेकिन ये अगर 6% खर्च होगा जीडीपी का, तो बहुत अच्छा अमाउंट होगा। इसमें 6% के साथ साथ एक चीज और ऐड होगी, कि जैसे हमने डिस्कस किया था ना, कि स्कूल में आपके सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। ऐसा हो सकता है कि किसी स्कूल में वो फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। कोई बात, कोई बात नहीं। मान लीजिए जैसे स्कूल या डीपीएस, सॉरी में टाउनशिप में 2 स्कूल हैं, एक केवी एक डीपीएस है। मान लीजिए डीपीएस में कोई चीज उपलब्ध है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स के लिए या मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक वर्कशॉप हमने बना दी है, केवी में नहीं है। कोई बात नहीं, एक एक जो है, एक नोडल सेंटर बनेगा पूरे एरिया का। और उस नोडल सेंटर में देखा जाएगा कौन से स्कूल में कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो अगर उनको मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड कुछ करना होगा, तो केवी के बच्चे हमारे स्कूल में आ जाएंगे। हमारे बच्चों को केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ करना है, तो हमारे बच्चे केमिकल इंजीनियरिंग करने के लिए केवी में चले जाएंगे, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। ये सब चलेगा, ये सारी एक्सचेंज ऑफर चलेंगी। इससे बच्चे पैदल भी मूव करेंगे, बच्चों का हेल्थ भी इंप्रूव होगा। फिर एक दूसरे से बच्चे मिलना जुलना सीखेंगे। ओके। उसके बाद आपकी स्कूल फीस है। स्कूल फीस जो है, ये सबसे बड़ी बात है, कि स्कूल फी कंट्रोल में आएगी।
स्कूलों की ग्रेडिंग होगी, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, सबकी फीस स्ट्रक्चर डिसाइड होगा कि ग्रेड ए स्कूल का ये फीस स्ट्रक्चर होगा, बी ग्रेड का ये फीस स्ट्रक्चर होगा, ग्रेड सी का ये स्कूल फीस स्ट्रक्चर होगा, एंड दैट फीस स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड। और इसमें गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि वो सही सही स्ट्रक्चर फॉलो करे, क्योंकि सरकार को ही ब्लेम किया जाएगा। प्राइवेट स्कूल अगर ज्यादा फीस लेगा तो वो खुद ही कहेगा भाई सरकार ने कहा हमें, तो लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। तो सरकार जो है उसको वायलेट नहीं कर सकती, तो स्कूल फीस जो डिसाइड हो जाएगी। ये सबसे अच्छी बात होगी, पेरेंट्स डिसाइड कर सकेंगे कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, वट रिसोर्सेज वी हैव, डू आई अफोर्ड टू सेंड माई चाइल्ड टू ग्रेड ए और ग्रेड सी और ग्रेड डी स्कूल। जैसा डिसाइड कर पाएगा वैसे ही करेगा, वो जैसे उसके रिसोर्सेज होंगे वैसा कर पाएगा। तीसरी बात है वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ये हमने पढ़ा था कि वोकेशनल एजुकेशन बच्चे को मिलेगी मिलेगी, हर एक बच्चे को मिलेगी। और चौथा सबसे अच्छा है रिजल्ट। देखो रिजल्ट के सामने क्या लिखा हुआ है, मार्क्स, सेल्फ, फ्रेंड्स एंड टीचर। बच्चा क्लास 6 से 7 में आएगा या 5 से 6 में आएगा तो उसको पेपर में मार्क्स मिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, सेल्फ असेसमेंट होगा, अपने आप को नंबर देगा, बस टीचर पूछेगा कुछ एरियाज के लिए। जैसे मान लीजिए मैं एनसीसी का मार्क आपको रिजल्ट देता हूँ, या मैं एक रिजल्ट बनाऊंगा, मान लो आलिशा का रिजल्ट बनाऊंगा। चलिए आलिशा बताइए, आलिशा आपको ड्रिल आती है? सर आती है, पक्का? हाँ बेटा मैं तुझे रोज देखता हूँ, सही से बताना। जी सर। अच्छा ड्रिल के अगर 10 नंबर हो तो तू अपने आप को कितने नंबर देगी? सर मैं अपने आप को दूंगी 10 नंबर। अच्छा वेरी गुड। अगर तुझे 10 मिलेंगे तो तू मोहित को कितने देगी? सर मोहित को, अब क्योंकि मोहित ड्रिल अच्छी करता है, या रोहित ड्रिल अच्छी करता है, तो रोहित को कितने देगी? सर रोहित को भी 10। अच्छा रोहित को भी 10, तुम्हें भी 10। तो तुम्हें लगता है रोहित की ड्रिल और तुम्हारी ड्रिल सेम है? नहीं सर सेम तो नहीं है, तो फिर 10 मिलने चाहिए। तो फिर सर सर ठीक है सर 9। अच्छा 9। मोहित को कितने देगी? सर 9। तेरी ड्रिल और मोहित की ड्रिल सेम है? नहीं सर मोहित की थोड़ी सी अच्छी है। तो तुझे कितने मिलने चाहिए? सर 8 तो मिलने चाहिए। ठीक है 8 कर दें? हाँ सर 8 कर दो। हो गया सेल्फ असेसमेंट। क्या बच्चा कह सकता है मुझे कम नंबर मिले? बच्चा अपने आप को खुद नंबर देगा, ठीक है। और तीसरा कौन देगा? फ्रेंड्स। जैसे अलीसा ने रोहित को दिए, मोहित को दिए, तो दोस्तों से पूछा जाएगा इसको कितने नंबर मिलने चाहिए। और उसका एक प्रॉपर, ये नहीं कि मुंह से पूछा कितने, 10 दे दो सर, 10 दे दिए, नो। एक क्राइटेरिया बनेगा, एक पंपलेट बने, उसका क्वेश्चनर बनेगा, एक पूरा डिजाइन बनेगा पेपर का। उसमें सारे, अगर वो सब कुछ मीट आउट करता है, सारे क्राइटेरियन मीट आउट करता है, देन ओनली मार्क्स विल बी अवार्डेड। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, मैंने आप लोगों को असेसमेंट टेस्ट कराए हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस मैंने आपके टेस्ट आपको लिए होंगे, आपको याद होगा, फिर मैं आपके पेपर एक्सचेंज करा देता था, एक दूसरे का नंबर दीजिए, पढ़िए एक दूसरे का पेपर, फिर आपको पता लगता है कि क्या क्या लिखना चाहिए था, इसने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा। फिर आप 4 में से अपने आप 2 देते हैं, देते हैं नहीं देते एक दूसरे को, फिर आपको ये भी यस पता सर। लगता है उसकी कहाँ कमी है। तो फ्रेंड्स आपको मार्क्स देंगे और टीचर फिर आपको अलग से नंबर देगा ही देगा। तो मार्क्स आपके पेपर में आएंगे, वो रहेंगे। आप सेल्फ अप्रेजल करेंगे, सेल्फ असेसमेंट करेंगे, वो मार्क्स रहेंगे, दोस्त जो देंगे वो रहेंगे, टीचर जो देगा देंगे, सबको मिला के एवरेज निकाल के आपको पढ़ा देंगे, ये ले बेटा तेरा ये एवरेज है। दैट इज अ बेटर सिचुएशन नाउ। बेटर क्यों है? बेटर क्यों है मैं बताता हूँ बेटर क्यों है। आज टीवी पे क्या आ रहा है? सुन रहे हो? 3 दिन से टीवी पे क्या हो रहा है? यस सर। समाज में ये जो जाति पाति है, ये जो भेदभाव है धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, यहां आके बहुत कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि बच्चे को ये पता है कि दोस्त भी नंबर देते हैं। अब मोहित रोहित से बात करना पसंद करे या ना करे, करनी तो बेटा पड़ेगी, नहीं तो मोहित तुझे रगड़ देगा वहां बैठ के, फिर रोहित तुझे रगड़ेगा बैठ के, दोनों एक दूसरे को रगड़ेंगे, नुकसान किसका होगा? तुम्हारा ही तो होगा, और किसका होगा? तो आप एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के टैलेंट को जानने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को इम्प्रूव करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और एक दूसरे से सिंपैथी नहीं एम्पैथी रखेंगे। समझ गए? ये सबसे अच्छी बात होगी। शायद समाज से भेदभाव थोड़ा कम हो जाए। और जो सेल्फ असेसमेंट की मैंने बात की, तो सेल्फ असेसमेंट अभी आप कब करते हैं?
अभी आप करते हैं जब आप जॉब में चले जाते हैं, फिर देखते हैं मेरे लिए कंपनी सही है कि नहीं है, वो कंपनी सही है कि नहीं सही है, मुझे इतना पैकेज मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि मैं, मेरे को कितना आता है, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। तो जो काम आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे, क्लास 6 के बाद करना शुरू कर देंगे, आप अपने आप को एसेस करना शुरू कर देंगे। तो वहीं से आपकी इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी, एंड बाय द टाइम यू रीच टू डू द जॉब यू विल बी हाईली कॉन्फिडेंट, यू विल बी हाईली कॉन्फिडेंट। क्योंकि आपने आपको हर साल एसेस किया है और हर साल नहीं किया है। यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया मैं, साल में 2 बार एग्जाम होंगे, 9th 10th 11th 12th में सेमेस्टर सिस्टम होगा। 9th 10th 11th 12th 4 साल में सेमेस्टर सिस्टम होगा। हर 6 महीने बाद आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम का मतलब एग्जाम, सेमेस्टर सिस्टम, ये नहीं कि हाफ ईयरली, वो नो, नो हाफ ईयरली, नो PT1 PT2, हाफ ईयरली एग्जाम, प्रॉपर हाफ ईयरली एग्जाम। वो मार्क्स आपके ऐड होंगे, उनका उनका मार्क्स का ब्यौरा होगा आपके रिकॉर्ड लिस्ट में या मार्क लिस्ट में या मार्कशीट में। तो हर 6 महीने बाद आपका एग्जाम होंगे। तो आप पूरा साल मस्ती भी नहीं ले सकते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा साल मस्ती लेते हैं, लास्ट में 1 आध महीना पढ़ लेते हैं और जैसे कैसे पास हो जाते हैं। तो यहाँ आपको हर 6 महीने में एग्जाम देने होंगे। तो रिजल्ट का सिस्टम भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा इसमें और क्या है, फॉरेन यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी को भी इनवाइट किया जाएगा। बाहर की यूनिवर्सिटी भी आएंगी, और बाहर की यूनिवर्सिटी कौन सी आएगी, जो बढ़िया टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो आएंगी, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे कैम्ब्रिज आए, ऑक्सफोर्ड आए, या ब्रिस्बेन यूनिवर्सिटी आए, या सिडनी यूनिवर्सिटी आए। ये नहीं कि कोई भी हैरी गैरी दत्तू खैरी यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वो आएंगी। उन यूनिवर्सिटीज में बच्चे पढ़ेंगे, उनका फीस स्ट्रक्चर भी डिसाइड होगा। ये नहीं कि कुछ भी मांगे। इससे क्या होगा, इससे आपको अच्छी एजुकेशन तो मिलेगी मिलेगी, साथ ही साथ हमारी अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए चैलेंज होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सारे बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी में भाग जाए। तो GLA वाले अपने आप फैकल्टी को चेंज करेंगे, अच्छी फैकल्टी अपने आप रखेंगे, बिकॉज दे विल बी अंडर प्रेशर। जैसे आपने देखा MNCs की वजह से क्या हुआ, जो ब्रिजवासी वाला या जो राधिका स्वीट्स वाला इतना बड़ा एयर कंडीशन काउंटर बना के मिठाई रख के बेच रहा है, साफ सुथरी मिठाई बेच रहा है। क्यों बेच रहा है ये? अगर इसकी मिठाई ऐसे ही सड़क पे रख के बेचता हो, या तो तखत पे रखे, तो इतना बड़ा काउंटर क्यों रखे? रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज के जो काउंटर हैं वो बहुत अच्छे अच्छे हैं। आपको भी ऐसा बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं बिकेगी मिठाई। तो अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी का लेवल फॉरेन यूनिवर्सिटी जैसा नहीं बनाएंगे, लैब के नाम पे कमरा नहीं देंगे, लैब में बाकायदा ऑपरेटर्स होंगे। कंप्यूटर लैब हमारे स्कूल जैसी लैब नहीं होगी, जैसे जूनियर लैब हमारे यहाँ। वहाँ जूनियर लैब में कोरोना वायरस अगर घुस जाए तो मर जाएगा उस लैब में, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर मुझे लगता है 80 डिग्री, 80 डिग्री तो रहता ही होगा गर्मी में। जूनियर लैब हमारी जो है, जहाँ क्लास 4 5 के बच्चे बैठे होते हैं कंप्यूटर लैब में, साधना मैडम बैठी होती हैं, मैं उस रूम में एक बार चला गया गलती से, आप यकीन मानिए, मैं अपने आप को बड़ा रफ टफ मानता हूँ, लेकिन मेरी सारी हेकड़ी निकल गई 10 सेकंड में ही। उस रूम में गया, मुझे लिटरली उल्टी आने को हो गई, इतनी ज्यादा उमस, इतनी गंदी बदबू, रूम सड़ गया बिल्कुल गर्मी में, मुझे वॉमिटिंग आने को हो गई, मैं तुरंत बाहर भाग आया। मैडम बोली सर सर क्या हुआ? इसका मैं कुछ मतलब हम आपसे ज्यादा रफ एंड टफ हैं। है। इसका मतलब हम आपसे ज्यादा रफ एंड टफ हैं। हाँ, आई डोंट हैव एनी डाउट। मैंने बताया तो मैं तो अपने मुंह से बता रहा हूँ कि सारी गलतफहमी मेरी निकल गई। मैं तो अपने मुंह से कह रहा हूँ भाई। और वैसे ही बच्चों की अडोप्टेबिलिटी ज्यादा होती है, यू कैन अडॉप्ट थिंग्स बेटर देन अस। ठीक है। तो इतनी गंदी बदबू वहां से आ रही थी। तो जब अगर बच्चे को बराबर में कोई स्कूल कॉलेज मिलेगा जहाँ पे अच्छा सा कमरा होगा, तो बच्चा वहां जाएगा कि यहाँ बदबू में बैठेगा? तो ये तो एक तरह से अपनी लोकल यूनिवर्सिटीज के लिए, कॉलेज के लिए तो चैलेंज हो गया। वो अपने आप अच्छी फैसिलिटी देंगे। जैसे सिंचैन स्कूल है ये रोची बांगर की, सर इसमें ये कांशीराम कॉलोनी के गए सिंचैन, तो 2 कमरे बना के सिंचैन स्कूल नहीं बना सकता कोई फिर? समझ रहे हो? ये जो गांव देहात में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है सो कॉल्ड, वहां बच्चे पढ़ रहे थे, इट इज डे, इट इज नॉट डे, इट इज नॉट डे मतलब यह रात है। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी इंग्लिश सिखा रहे हैं भाई। इट इज डे यह दिन है, इट इज नॉट डे यह रात है। ये कौन सी इंग्लिश सिखा रहा है भाई? सब हमें तो यही सिखाई गई है, क्योंकि उनकी जो टीचर है वो टेंथ फेल है DPS की। बाकी जो गांव की लड़कियां हैं वो तो इंग्लिश बोल ही नहीं सकती। DPS का बच्चा फेल है, 10th पास, 10th फेल है, फिर भी थोड़ा बहुत इंग्लिश तो बोल ही सकता है वो। यस मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम, ये तो बोल ही देता है।
तो स्कूल के मालिक को लगता है ये इंग्लिश टीचर ठीक रहेगा। अब वहां बच्चा बैठा है हमारे स्कूल का 10th फेल, वो सिखा रहा है इट इज डे, इट इज नॉट डे। नहीं, तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, वो खिलवाड़ अब नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है एक अलग डिपार्टमेंट होगा हर स्कूल का या हर यूनिवर्सिटी का। वो एक डिपार्टमेंट क्या करेगा वो, या हर एक सॉरी डिपार्टमेंट्स होंगे, और वो डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेंगे। एक सैलरी डिपार्टमेंट होगा, वो सैलरी सैलरी के बारे में देखेगा, फीस के बारे में देखेगा। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट होगा, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा टीचर्स को। एक रिजल्ट देगा, जैसे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होता है स्कूल में होता है ना। अभी तो ये क्या है, स्कूल के ही टीचर हैं, मतलब कि वो पढ़ा भी रहा है, रिजल्ट भी बना रहा है। वो क्या कर रहा है, पढ़ा के भी आ रहा है, बीच में सैलरी भी कैलकुलेट कर रहा है बैठ के। कई जगह तो मिक्स है, कई जगह तो स्कूल में क्लर्क है ही नहीं। हमारे स्कूल में तो फिर भी क्लरिकल डिपार्टमेंट है। बहुत सारे स्कूल में नहीं है, वो टीचर पढ़ा के आ रहा है, फिर सैलरी जो है कैलकुलेट करता है टीचर्स की, खुद ही काम कर रहा है वो। पता लगा हेडमास्टर भी वही है ना। जसपाल भट्टी की तरह उसने एयरलाइन बनाई, तो काउंटर पे खड़ा था वो, आइए साहब आइए, फ्लाइट लेनी है आपने, हाँ टिकट मिल जाएगी, कहाँ बुक करें, काउंटर नंबर 2 पे चले जाइए। काउंटर नंबर 2 पे का दौड़ के वहां पहुंच गया। और तू ही है, कहा, हाँ बुकिंग भी मैं ही करता हूँ। बुकिंग करने के बाद कहता अच्छा ठीक है। फिर वो जब वो जहाज में चढ़ने गया, दौड़ के पायलट की सीट बैठ गया। बोला तू ही पायलट है, बोला पायलट भी मैं ही हूँ। तो बोले कैसे पायलट, तो बेकार आदमी, मैं मालिक से मिलना मुझे। दौड़ा जब मालिक के रूम में आया, तो दौड़ के मालिक के रूम में पहुंच गया। बोला मालिक कौन है, बोला कि तू ही है, बोला मालिक भी मैं ही हूँ। तो ऐसा नहीं होगा बेटा कि स्कूल का प्रिंसिपल भी वही है, क्लर्क भी वही है, टीचर भी वही है। नो, दे विल बी डिफरेंट पीपल टेकिंग केयर ऑफ ऑल थिंग्स डिफरेंटली। और जैसे स्कूल में बच्चा क्लास में पढ़ रहा है, क्लास में अगर चौक चाहिए तो चौक प्रॉपरली वहां पे होगा। ये नहीं कि जाओ बच्चा लेके आओ, वहां फला रूम से जाओ, वहां से चौक लेके आओ, फलाना करके आओ। नो, एक बकायदा डिपार्टमेंट होगा, उस डिपार्टमेंट का काम होगा देखना है कि रूम में चौक डस्टर वस्टर है कि नहीं है, ब्लैक बोर्ड साफ है कि नहीं, वो अपने आप देखेगा। एक बेटर सिस्टम होगा। और टीचर तो बच ही नहीं सकता। टीचर जो है, टीचर के लिए एक अलग कोर्स होगा 4 इयर्स का। अभी जैसे 12th के बाद एक कुछ इंटीग्रेटेड बीएड कराते हैं, कुछ जैसे अजमेर यूनिवर्सिटी वगैरह कराते हैं, ऐसी एजुकेशन का सिस्टम होगा। ये नहीं कि पहले ग्रेजुएशन करे फिर 1 साल की बीएड कर ले, नो। बल्कि टीचर के लिए एक इंटीग्रेटेड टीचिंग कोर्स होगा 4 साल का। उसका एप्टीट्यूड जो है डेवलप किया जाएगा। और सभी स्कूलों के लिए, इंडिया के सभी स्कूलों के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सिस्टम होगा टैट का। टैट आपने सुना होगा, Yes, sir. टी So, टी ई टी टी ई टी, टीचर्स एलिजिबिलिटी या टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसका लेवल और बढ़ाया जाएगा, जो अब है वो ऐसा नहीं रखा जाएगा, उसका लेवल बढ़ाया जाएगा। क्योंकि आपका असेसमेंट का तरीका, आपका लर्निंग का तरीका, आपका एजुकेशन का तरीका, टीचिंग का तरीका सब चेंज हो जाएगा। टीचिंग लर्निंग असेसमेंट तीनों चेंज हो जाएंगे। तो टैट का फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा, नाम तो टैट ही रहेगा। ये टीचर का एप्टीट्यूड तो चेक होगा टैट के थ्रू, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, इसके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। क्लियर। चलिए, बोर्ड आपको मैंने बता दिया था, 10th और 12th वही रहेगा, बोर्ड वही रहेंगे 10th का भी 12th का भी, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी चेंज। और ये पॉलिसी कब इंप्लीमेंट होगी, 2022-23 में। अब इसका हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कितना टाइम हो गया अभी, So sir, 2 2 o'clock. बज गए। 2 p.m. 2 बज गए। 2 बजने Yes, sir. मतलब 1 घंटा 20 मिनट हो गए, बाप रे। चलिए 15 मिनट और लेते हैं मैक्सिमम। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी भी था ना उसमें, कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी कैसे यूज होगी। जैसे अब यूज हो रही है, हम कर तो रहे हैं, कहाँ यूज होगी, टीचिंग लर्निंग असेसमेंट तीनों में। टीचिंग में भी कर रहे हैं हम लोग, लर्निंग में कर रहे हैं, असेसमेंट में कर रहे हैं, आपका गूगल फॉर्म पे पेपर ले रहे हैं। अच्छा है कि नहीं पहले से ये। पहले क्या होता था, आपने टेस्ट दिया, पेपर दिया, उसके बाद आपको लगा कि फ्राइडे पेपर हो, मंडे को सर पेपर चेक हो गए, नहीं बेटा अभी चेक नहीं हुए। धीमन सर चेक हो गए, नहीं बेटा अभी नहीं हुए। अरे सर 3 दिन हो गए बेटा, अभी मुझे तो कल ही मिले हैं। जब मिल परसों गए हैं, बोल दूंगा कल ही मिले मुझे, कैसे चेक कर दूंगा बेटा अभी। 1 हफ्ते में पेपर मिलेगा फिर आपको। सर इसमें मेरी गलती कहाँ है, सर इसका सही आंसर क्या होगा, बैठ जा आराम से, सही गलत क्या किताब खोल के देख ले आराम से। हट! ऐसे करते हैं ना टीचर, करते हैं करते हैं। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, झुंड में आया था, जब झुंड में आता टीचर भगाता है, भाग यहाँ से। हट! सर देखना आपने इसको 2 नंबर दिए, मुझे 1 दिया, भाग यहाँ से। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जैसा आप देख रहे हैं आप लोग, एमसीक्यू टाइप है। आपका जो सही है तो सही है, गलत है जो आपने गलत किया उसका सही आंसर लिख के नीचे आ जाता है, बेटा इसका सही आंसर ये है, जाओ
बाबा जी से पूछो, गूगल बाबा बैठे हैं एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर, गूगल बाबा को जगाओ, बाबा जी से पूछो, बाबा जी बताएंगे इसका सही आंसर है या नहीं है। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट ऑल विल बी टेक्निकली साउंड। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में टेक्नोलॉजी का यूज होगा, मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन का यूज होगा, उसका टेक्नोलॉजी का यूज होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे? किस बच्चे की फीस आ गई है, किसकी नहीं आ गई है, किसका ड्यू बाकी है, अपने आप सेल्फ जनरेटेड मैसेज आएगा, तेरी फीस नहीं आई है भाई, फलां डेट तक जमा कर दे। वो सारी कमांड पहले से फीड होंगे इसमें। महीने की मान लीजिए 30 तारीख को फीस जमा करनी है, 30 तारीख की जिसकी फीस जमा होगी तो ठीक है, नहीं तो 31 तारीख होते ही या 1 तारीख होते ही बच्चे के घर पे मैसेज पहुंच जाएगा आपके बच्चे की, डियर पेरेंट्स यू आर इन्फॉर्म दैट द स्कूल फी ऑफ योर चाइल्ड सो एंड सो इज नॉट डिपॉजिटेड, काइंडली डिपॉजिट विद इन 3 days of the, or within 3 days. After that, ₹10 per day fine will be charged. Thank you, DPS MR नगर। ये मैसेज अपने आप आ जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा होगा। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनेगा, NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। जिसका काम क्या होगा कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी समस्याएं आती हैं, जो जो चीजें टीचर्स को चाहिए, जो जो चीजें स्कूल में रिक्वायर्ड हैं, नेसेसरी हैं, वो सब फ्रेम करके दे, सब फ्रेम करके बनाए, हेल्प आउट करे। जैसे आपको देखते हो आपके स्कूल में एक IT टीम है जो आपको हेल्प आउट करती है कि सर मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, या मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, पेपर मेरा खुल नहीं रहा है, तो आपकी जो IT टीम है दैट हेल्प यू आउट। ओके। उसके बाद दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे। जो बच्चे दिव्यांग हैं, जो जिसकी आईसाइट ठीक नहीं है या जिनके हाथ ठीक नहीं है, उनके लिए एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जो दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। उसके बाद है ई कंटेंट इन वेरियस लैंग्वेजेस। जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर होगा वो अलग अलग लैंग्वेजेस में होगा, मतलब एक ही बुक जो है मतलब देश की 22 भाषाओं में अवेलेबल है। जो सी चाहिए निकालो, अभी भी तो है, अभी भी है कि नहीं है? अभी भी हैं बहुत सारी। और अगर आप NCERT का पोर्टल देखें उसमें देखते हैं आप, इंग्लिश है कि हिंदी, कम दो में तो आता ही है, इंग्लिश चूज कर लो, हिंदी चूज कर लो, तो अब क्या होगा, सारी लैंग्वेजेज में होगा। और ये सब किस लिए? टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ होगा? टू मीट आउट 21st century चैलेंजेस। वो चैलेंजेस बहुत हैं, चैलेंजेस बहुत हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, आप स्कूल छोड़ के चले गए, 2 साल बाद आप आए, कौन रिकॉर्ड रखेगा? किताब में रखा था, किताब में चूहे खा गए, नहीं, आपका पूरा रिकॉर्ड होगा। आप अपना पासवर्ड डालेंगे, आपकी पूरी डिटेल निकल आएगी, आपने कब ज्वाइन किया, कितने कितने मार्क्स आए, किसने मार्क्स दिए, सेल्फ असेसमेंट में कितने हैं, फ्रेंड्स ने कितने दिए, टीचर ने कितने दिए, पेपर में कितने हैं, तो सब लिखे होंगे वहां पे, कभी भी खोल के देख सकते हैं आप। और आपको किसी भी ऑफिस में जाना है, वहां फाइल लेके नहीं घूमना है, कहीं नहीं घूमना है, जाके बोला सर मुझे जॉब चाहिए, अच्छा ID नंबर बता, सर ID ये है, खोल के देख लेगा, अच्छा तूने 2020 में DPS में से 12th पास किया, ठीक है, गुड गुड, ये तेरे नंबर हैं, यस सर यस सर यस सर, सारा रिकॉर्ड वहां होगा। कोई पेपर यहाँ से वहां नहीं जाएगा। बस अगर हो सकेगा तो सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाएगा, ये सॉरी ये क्या बोलते हैं उसको, वो सर्वर, सर्वर क्रैश सकता है, कर सकता है, या कोई आपकी साइट कोई हैक कर ले, वो एक अलग चीज है, कहीं ना कहीं तो रिस्क रहता ही है। चलिए, और लैब्स हमारी कैसी होंगी? वर्चुअल लैब्स होंगी, ठीक है। और ऑनलाइन असेसमेंट होगा, और आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, जो कि हम आज ही कर रहे हैं, 2023 से पहले ही। 2023 में हमें जाने की जरूरत नहीं, हम तो पहले से ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर हाँ बोलिए। सर ये कब से इम्प्लीमेंट होगी? 2023 से, मतलब 22 23? 23 सर मतलब लेकिन अगर ऐसे हम देखें तो फिर जो बच्चे 6 में अगर सब इंजीनियर्स बन जाएंगे, तो इस तरीके से जो बच्चे इस पॉलिसी के थ्रू नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो कंपटीशन कितना हाई हो जाएगा। बहुत हाई हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर यू, वेरी टफ। सर लेकिन कभी ना कभी तो शुरुआत करनी अनफॉर्चुनेटली होगी। सर हमारे लिए तो कंपटीशन बहुत नहीं, बहुत भी हाई, बहुत 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 हाई हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन लेकिन एक चीज देखो ना आप, ये पॉलिसी 2022-23 में चालू होगी, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद अभी आपका 2 साल हैं, फिर वो बच्चा कब 8th पास करेगा, कब 12th पास करेगा, तब तक आप भी तो कुछ सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे? तब तक आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा भाई। ऐसा नहीं है, सब मैनेज हो जाता है।
और इट इज ऑल मैटर ऑफ प्रेशर। अगर आपसे कोई ये कहे कि आलिशा बेटा यहाँ स्कूल से गेट तक दौड़ो, तो आलिशा क्या करेगी? कभी दौड़ेगी, कभी पीछे मुड़ के देखेगी सर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फिर दौड़ेगी, फिर चल पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या करेगी। लेकिन अगर उसको, आलिशा को ये पता लगे कि स्कूल गेट से सर ने शेर को तेरे पीछे छोड़ दिया है, तो आलिशा स्कूल गेट नहीं, गोवर्धन चौराहे पे जाके देखेगी कि पीछे शेर भाई साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। समझ रहे हो? तो जब प्रेशर होता है ना आदमी का, आदमी के पीछे या आदमी के ऊपर, तब वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा सीखता है। मैंने आपको कल भी शायद एग्जांपल दिया था परसों, कि जो काम करने में आपको 2 घंटे लगते हैं, वही पर्ची अगर आपको टॉयलेट में, बाथरूम में बच्चे के हाथ में मिल जाए, तो उसको याद करने में 10 सेकंड लगती हैं। लगती है कि नहीं लगती हैं? बोलो। यस सर। Yes, sir. भाई ऑनलाइन, हमने कभी ऑनलाइन पढ़ाया थोड़ी था, हमने कभी ऑनलाइन एग्जाम थोड़ी लिया था। लेकिन अब पढ़ा रहे हैं ना, एग्जाम ले रहे हैं ना। क्यों भाई, ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? सीखा ना हमने। हमने कैसे स्क्रीन प्रेजेंट करनी है, कैसे स्क्रीन चेंज करनी है, स्क्रीन को बीच बीच में चेंज कर करके कुछ और लगाना है, कभी ये लगाना है, कभी वो लगाना है, कभी इसमें ड्राइंग करनी है। अभी हमने सीखा है कि नहीं सीखा? यस सर। फिर मजबूरी सब सिखा देती है बेटा। जब प्रेशर आता है तो सीखना ही पड़ता है। वी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। लेकिन हमारे जब पास तक कोई और प्रेशर ऑप्शन है तब तक तो है? टाइम निकल जाएगा सर, जब तक प्रेशर नहीं नहीं आएगा नहीं तब नहीं तक नहीं नहीं, जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बच्चा लर्नर होता है, जो व्यक्ति लर्नर होता है, जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है, वो सीख लेता है, वो सीख जाता है। और जो बेकार होता है वो तो कभी नहीं सीख पाता। नहीं, एक अच्छा बच्चा जो है वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीखता है, बहुत जल्दी पकड़ता है। एक अच्छा लर्नर बहुत जल्दी पकड़ता है। लेकिन जो सीखना नहीं चाहता, उसकी कहानी अलग है। कितने बच्चे थे क्लास में? 19? Yes, sir. सर 20 थे बीच में। 20? यस सर। मैक्सिमम 20 गए हैं। एब्सेंट कौन कौन रहे आज? एब्सेंट कौन कौन रहे हैं? नाम लिखना उनका जरा। आलिशा, आज की यस सर, अटेंडेंस। मैक्सिमम 21 गए थे जब मैंने देखी थी अभी लास्ट टाइम। सर वो बस 1 मिनट के लिए थे, बस कौन था, फ्रैक्शन कौन ऑफ था वो 1 मिनट आया था? वो 1 मिनट के लिए कौन आया था? बीच में तो वो भी आया था ना, श्रीवास्तव सर आए थे। हाँ वो भी श्रीवास्तव सर अब थे। है कि नहीं क्लास में? श्रीवास्तव सर अब तो नहीं सर लगते मुझे क्लास में। श्रीवास्तव सर सर आए थे, शायद थोड़ी देर में चले गए होंगे मुझे लगता है। यस सर, आए थे बीच में। सर आए थे हाँ, तो बीच में उनको सर। उनको उनको काउंट मत कर लेना, ठीक है? ये बीच में से कौन कौन लेफ्ट कर रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। चलिए, एनीवे, काफी लंबा हो गया। 12:40 से शुरू किया था, 1.5 घंटा हो गया। ठीक है, तो क्या लगा आपको, ठीक रहा? इज इट फ्रूटफुल और नॉट? यस सर। चलिए देखते हैं। अच्छा तो तब लगेगा जब मैं आपसे इसके बारे में पूछूं तो आप उसको अच्छे से बता पाएं। तो आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, ठीक है? इसके अलावा भी शायद मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी और शॉर्टकट में बना के इसकी डाल दूं, ताकि अगर कोई सीखना चाहता, जानना चाहता है, उसको थोड़ा और कम टाइम में जान ले। ठीक है? सर और इस, हाँ सर बोलिए। लेकिन अब हम क्या करें अपने आप को कंपैटिबल बनाने के लिए? कुछ नहीं, जैसे अब आपको है कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर को थोड़ा और सीखें, कंप्यूटर को थोड़ा और ज़्यादा यूज़ करें, है ना? आपको पता है कि अभी क्लास 8 में आप देखें तो क्लास 8 की जो कंप्यूटर की बुक है वो काफ़ी एडवांस है। उसमें बच्चे वेबसाइट बनाना वगैरह सीख रहे हैं, है ना? तो आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बीच में उनको खोल सकते हैं भी इसमें क्या चल रहा है। उसके अलावा आप कोई स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, जैसे आपको टाइम मिलता है बीच में, जैसे अभी दशहरा की छुट्टियां आ रही हैं, दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं, तो आपको अपने आप को ज़्यादा रिसोर्सफुल बनाना है। कैसे बनाएंगे? घर पे सिलाई मशीन होगी, है ना? अभी आपने सिलाई मशीन शायद कभी ना चलाई हो, तो मम्मी से बोले, मम्मी मुझे बताओ सिलाई मशीन कैसे चलानी है, मुझे एक मास्क बनाना है, मुझे एक छोटी सी कोई चीज़ सिलाई करनी है, कोई नैपकिन सिलना है, कोई हैंकी सिलना है, कोई बच्चे के लिए एक जो है फ्रॉक बनानी है, सिंपल सी फ्रॉक बनानी है। मम्मी से सीखिए, यूट्यूब पे जाइए, आप कुछ स्किल डेवलप कीजिए। जो लड़के हैं वो छुट्टियों में 2 दिन मिले, 4 दिन मिले, 10 दिन मिले, आप कितने थोड़े कपड़े
चेंज करके गंदे से कपड़े पहन के किसी मैकेनिक के पास जाइए कि भैया मैं 12th में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप बाइक में क्या क्या ठीक करते हैं, बाइक में क्या क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी मना करेगा आपको। आप जाइए वहाँ पे, खाना वाना खा के जाइए आप, और बैठ जाइए उसके पास जाके, देखिए वो क्या क्या खोलता है, कैसे खोलता है। मैं चैलेंज करता हूँ, आप 5 दिन भी अगर वहाँ बैठ गए तो आप अपनी आधी बाइक रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि आप 12th के बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो। 5 दिन भी अगर आप बैठ गए ना उसके पास, तो आप बहुत सारे काम सीख जाएंगे बाइक की। आपको पता चल जाएगा कि अगर रेस की तार टूट जाए तो कैसे चेंज करनी है, ब्रेक टाइट करने कहाँ से टाइट करने हैं, या बाइक हिल रही हो तो कौन सा पेंच टाइट करना है, या आपको इंजन जो आवाज कर रहा है तो उसमें क्या कमी हो सकती है, चेन कैसे टाइट करनी है। जो एक नॉर्मल से काम है, कम से कम ये तो आप सीख ही जाएंगे। फिर आप ये सब काम अपने घर पे कर पाएंगे। अपनी बाइक आपकी खराब हो रही है, आप खुद ठीक कर पाएंगे। वो आपको रिसोर्सफुल बनाएगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। उसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उतने क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप कुछ तो सीखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ तो बढ़ेगा। आप मोबाइल रिपेयर करने वाले की दुकान पर जाइए कि भैया जब कोई मोबाइल आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं पहले उसमें, मुझे थोड़ा बताइए। मेरे पास 5 दिन है, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे सिखाइए, मैं स्टूडेंट हूँ, सीखना चाहता हूँ। कोई मना नहीं करेगा, ओके ठीक है बैठ। फिर आप देखें जैसे मोबाइल आता है तो खोल के पहले उसको खोलता है, तो आपको खोलना आएगा मोबाइल कहाँ से खुलता है, उसमें स्पीकर कहाँ होता है, स्पीकर खराब है कि सही, उसको कैसे चेक करता है, आपको पता चल जाएगा। मोबाइल में आवाज नहीं आ रही है, कैसे आवाज नहीं आ रही है, कहाँ से ठीक करेगा, वो आपको आइडिया लग जाएगा उससे। आप सीखिए, मेक योर सेल्फ कंपेटेबल, मेक योर सेल्फ बेटर। समझ रहे हो? आप गोल्ड स्मिथ के पास जाके बैठ सकते हैं, ब्लैक स्मिथ के पास जा सकते हैं, कारपेंटर के पास जा सकते हैं। भैया आप कैसे बनाते हो ये बेंच, आपने कैसे बना दिया, देखिए तो सिंपल सी लकड़ी थी, आपने क्या बढ़िया बना दी भाई साहब, थोड़ा सा मुझे भी बता दो। ओके बैठ। आप किसी टेलर के पास जाके चलिए, भाई साहब आप शर्ट कैसे बनाते हैं, आप तो भाई साहब कैंची लेकर कहीं भी घुमा देते हैं। आपको पता है कैसे काटने हैं? बेटा इतने साल हो गए मुझे पता है। अच्छा अंकल थोड़ा सा मुझे ही बता दो। नाप कैसे लेते हैं, शर्ट कैसे बनाते हैं, पैंट कैसे बनाते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया तो लगेगा आपको। और जितना था आपको आइडिया हफ्ते 10 दिन 15 दिन में लगेगा, फिर आपको थोड़ा चस्का लग जाएगा। जब भी आप फ्री होंगे आप उसके पास जाके बैठ जाएंगे, आप भी सीख गए। समझे मेरी बात को? जो भी काम आप सीखना चाहते हैं, आप कंप्यूटर में सीखना चाहते हैं तो कोई वहां तो थोड़ा आपको पैसा देना पड़ेगा, कंप्यूटर वाला तो पैसा लेगा आपसे, लेकिन आपको सिखाएगा वो। और वहां पैसा देकर नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं, यूट्यूब बाबा, दूसरे बाबा आ गए, छोटे बाबा यूट्यूब, आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं। यूट्यूब पे कई सारी चीजें अवेलेबल होती है कि नहीं होती हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज आर एंडलेस, इट्स ऑल अप टू यू हाउ मच यू कैन ग्रैब, इट्स ऑल अप टू यू हाउ मच यू वांट टू लर्न। आप सीखने वाले चाहिए, आज सिखाने वाले बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा सिखाने वाले, पहले सिखाने वाले ज्यादा नहीं थे। आपको शू फैक्ट्री लगानी है तो आप किसी जूते बनाने वाले पास चलिए, वैसे जूते कैसे बनाते हैं, ये लेदर कहाँ से लाते हैं, कैसे बनता है लेदर, ये आपको बहुत सारी बेसिक जानकारी मिल जाएगी। किसी दुकान के पास, दुकानदार के पास, रेडीमेड गारमेंट्स वाले के पास चल जाइए, भाई साहब आप ये कपड़े कहाँ से लाते हैं, किस तरीके से बेचते हैं, आप उसको कितने का लाते हैं, वो तो सही रेट तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो देगा। उसकी दुकान पे आप रहेंगे, थोड़ा बहुत आप सीख जाएंगे कि माल कैसे बेचना चाहिए, ग्राहक से कैसे बात करनी चाहिए, आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो पब्लिक डीलिंग है, वो थोड़ी आप सीख जाएंगे। आपके पास अच्छे वर्ड्स होंगे, आप और ज्यादा पोलाइटली बोलना सीख जाएंगे, कितनी सारी चीजें हैं। बस कहानी सिर्फ ये है कि आप सीखना चाहें। अगर आप सीखना चाहेंगे तो जरूर सीख पाएंगे। ठीक है, कंक्लूड करें आज? यस सर। यस बहुत सर। हो गया, 2 घंटे होने को आ गए हैं, 1.25 घंटे हो गए लगभग। ठीक है, यू कैन पुट द रिकॉर्डिंग ऑफ नाउ।